पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड के घर शादी का रिश्ता लेकर जा रहा था और हालत ऐसी थी कि मैं अंडरवियर तक पहनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। बस यही डर था कि कहीं ज्यादा नर्वस होकर वहीं पर बेइज्जती ना हो जाए। जिस पर अपनी होने वाली ससुराल के सामने इज्जत बचाने के लिए मैं 82 वाली आइसेड पिंक टी की एक बोतल तक साथ लेकर आता हूँ, ताकि जरूरत पड़ने पर वही मेरी लाइफ सेवर बन सके। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने खड़ी पर्सन को देखकर मैं पूरी तरह जड़ हो जाता हूँ, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी हाई स्कूल वाली फर्स्ट लव होती है। वही लड़की जिसके साथ मैंने एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देखा था, जिस पर किचन में फ्रूट प्लेट लेकर खड़ी कजन हल्की सी हंसी उड़ाती है और उसे देखकर मेरी सांसें और तेज हो जाती हैं, क्योंकि वो भी कोई और नहीं बल्कि कॉलेज के दिनों में मेरी लव हेट रिलेशनशिप वाली एक्स गर्लफ्रेंड तंग रुओ होती है, जिस पर मैं अभी इस शौक से बाहर भी नहीं निकल पाता कि ऊपर से सीढ़ियों से उतरती बाईलान दिखाई देती है। और फिर मैं पूरी तरह सुन्न पड़ जाता हूँ, क्योंकि 3 साल पहले आधे साल तक मेरा उसके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप भी रह चुका था। अपने एक्स गर्लफ्रेंड से भरे इस घर को देखकर मेरे माथे पर ठंडा पसीना आने लगता है। यह कोई पेरेंट्स मीटिंग नहीं लगती बल्कि एक्स लवर्स एसोसिएशन की मेमोरियल सेरेमनी लगती है। तभी वेंचिंग मेरा हाथ पकड़कर कहती है, हनी इतना नर्वस मत हो, मेरे फैमिली मेंबर्स बहुत फ्रेंडली हैं, आओ इधर आओ। लेकिन तभी चू यिंग मुझे देखकर घबरा जाती है और कहती है, शंजो तुम यहाँ कैसे? जिस पर वेंचिंग हैरानी से पूछती है, कजिन आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? फिर वह मुस्कुराकर कहती है, ये शंजो है, मेरे बॉयफ्रेंड। जिसे सुनकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमने लगती है, मेरी फर्स्ट लव मेरी गर्लफ्रेंड की कजिन निकली। जिस पर चू यिंग मुस्कुराते हुए कहती है, हम हाई स्कूल के क्लासमेट्स थे। ओह, तो सिर्फ क्लासमेट्स हो, फिर तो बहुत अच्छा है। इसके बाद अंदर से आवाज आती है, बाहर खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी अंदर आओ। मैं जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता हूँ, आज का वेदर सच में काफी अच्छा है। जिस पर सामने से जवाब आता है, हाँ बिल्कुल। फिर मैं सभी को नमस्ते करता हूँ। तभी ग्रैंडमा मुझे गौर से देखकर कहती हैं, अरे यही लिटिल शेन है ना, दिखने में तो बड़ा टैलेंटेड यंग मैन लगता है, जल्दी बैठो जल्दी बैठो। जिस पर टेंगरुओ, जो पूरे कॉलेज में 4 साल तक मेरी राइवल रही थी, सामने बैठी मुझे घूरती रहती है। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, आज मैंने फ्रूट प्लेटर खुद बनाई है, जरूर अच्छी लगेगी। इसके बाद वेन चिंग मेरा परिचय कराते हुए कहती है, सिस्टर ये मेरे बॉयफ्रेंड है। तांगरो मुझे देखकर कहती है, शेंजो तो आखिर तुम ही हो। फिर वह हंसते हुए कहती है, दुनिया सच में बहुत छोटी है। जिसे सुनकर मैं अंदर ही अंदर टूटने लगता हूँ। फर्स्ट लव भी कजन निकली और मेरी सबसे बड़ी राइवल भी कजन निकली, अब और कौन बाकी है? तभी ऊपर से एक आवाज आती है, इतना शोर किस बात का है? और अगले ही पल मैं फिर से जम जाता हूँ, क्या शेंजो? जिस पर वेंचिंग हंसते हुए कहती है, आंट बाईलान आप जाग गईं? आइए मेरे बॉयफ्रेंड को देखिए, हैंडसम है ना? जिसे सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि बाईलान वही वुमन होती है जिससे मेरी मुलाकात बार में हुई थी। इसके बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। बाईलान मुस्कुराकर कहती है, लिटिल शेन आज मैंने तुम्हारी फेवरेट ब्रेस्ट पॉक डिश बनाई है, थैंक यू आंट। तभी वेन चिंग के फादर मुझसे पूछते हैं, सुना है तुम इन्वेस्टमेंट बिजनेस में हो, इतनी कम उम्र में काफी सक्सेसफुल लगते हो। जिस पर मैं विनम्रता से कहता हूँ, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, मैं बस छोटा मोटा बिजनेस करके गुजारा करता हूँ। लेकिन तभी टैंगरो मुस्कुराकर कहती है, ब्रदर इन लॉ ऐसा कहना सही नहीं होगा, हमारा लिटिल शन कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं है, वह काफी केपेबल है। सही कह रहा हूँ ना लिटिल शन? जिस पर बाइलान भी मुस्कुराने लगती है। फिर वह ताना मारते हुए कहती है, मुझे तो याद है कि यूनिवर्सिटी के समय शेन जो की जजमेंट ज्यादा अच्छी नहीं थी, हमेशा सबसे मुश्किल गर्ल्स को चूज करता था और आखिर में खुद ही चोट खाकर वापस आता था। जिसे सुनकर वेन चिंग चौंक जाती है और पूछती है, क्या बात है, आप लोग इतने अजीब तरीके से क्यों बात कर रहे हो? क्या आप सब पहले से शेन जो को जानते हो? यह सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तभी मैं जल्दी से कहता हूँ, मैंने पहले ही बताया था ना कि चुयिंग मेरी हाई स्कूल क्लासमेट है और तांगरो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल में सीनियर थी। बस कुछ बार मुलाकात हुई थी, ज्यादा क्लोज नहीं थे। जहां तक बाइलान का सवाल है, हमारी मुलाकात एक फ्रेंड की वाइन पार्टी में हुई थी, बस कुछ बातें हुई थी और फिर कभी कभी मिलना हो जाता था। जिस पर वेंचिंग राहत की सांस लेते हुए कहती है, अच्छा हुआ, मैं तो सोच रही थी कि कहीं कोई गलत फहमी ना हो। फिर वह प्यार से कहती है, जल्दी खाना खाओ, देखो तुम टेंशन में पसीने से भीग गए हो। तभी ग्रैंडमा मुझसे पूछती हैं, लिटिल शेन तुम्हें हमारी शिंग शिंग में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? जिस पर मैं वेंचिंग की तरफ देखकर कहता हूँ, मुझे उसकी हर बात पसंद है, उसकी काइंडनेस, उसकी इनोसेंस, उसकी स्माइल। जब वो हंसती है तो उसकी आंखों में जैसे हजारों स्टार्स चमकते हैं। उसके साथ रहने पर मुझे लगता है कि पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। यह सुनकर सभी कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं। फिर ग्रैंडमा पूछती हैं, तो तुम उससे शादी कब करने वाले हो? जिस पर मैं अचानक खड़ा हो जाता हूँ। फिर पॉकेट से रिंग निकालकर वेनचिंग के सामने घुटनों पर बैठ जाता हूँ। वेनचिंग मुझे पता है कि आज यह सब बहुत अचानक है, लेकिन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें एक वार्म होम देना चाहता हूँ, हर सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन अगले ही पल एक ठंडी आवाज सुनाई देती है, मैं इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। जिसे सुनकर पूरा कमरा सन्न रह जाता है। बाइलान खड़ी होकर गुस्से से कहती है, शेंजो तुम फ्रॉड हो, फिर भी हमारे घर तक आने की हिम्मत कर ली? जिस पर वेन चिंग हैरान होकर पूछती है, सिस्टर आप क्या कह रही हो? फ्रॉड? और क्या आप भी शेंजो को जानती हो? जानती हूँ। बाइलान ठंडी हंसी के साथ कहती है, ये सिर्फ मेरा एक्स बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तंग रुओ का एक्स बॉयफ्रेंड भी है।
चू यिंग का एक्स बॉयफ्रेंड भी है और यहाँ तक कि तुम्हारी आंट का भी एक्स बॉयफ्रेंड रह चुका है। यह सुनते ही पूरा परिवार शॉक में पड़ जाता है। ग्रैंडमा कांपती आवाज में पूछती हैं, ये सब सच है? तांगरो सिर झुकाकर कहती है, हाँ ये सच है। चू यिंग भी धीरे से कहती है, हम हाई स्कूल में रिलेशनशिप में थे। जिस पर वेन चिंग की आंखें लाल हो जाती हैं। वह कांपती आवाज में पूछती है, शेंजो क्या ये सब सच है? मैं गहरी सांस लेकर कहता हूँ, हाँ हाँ, लेकिन बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। इसके बाद मैं अपने और चू यिंग के स्कूल रोमांस के बारे में बताता हूँ, फिर तांगरुओ के साथ कॉलेज रिलेशनशिप के बारे में, और फिर बाइलान के साथ उस शॉर्ट रिलेशनशिप के बारे में था जो 3 साल पहले शुरू हुआ था और 6 महीने बाद खत्म हो गया था। इसके बाद मैं धीरे से कहता हूँ, लेकिन वैन यू अलग थी। वो पहली वुमन थी जिसके साथ मैंने शादी के बारे में सोचा था। हम 3 साल तक साथ रहे। जब मैं बिल्कुल खाली हाथ था तब भी वो मेरे साथ थी। जब मेरा करियर बेहतर होने लगा तब भी वो मेरे साथ थी। लेकिन 2 साल पहले वो अचानक मेरी जिंदगी से गायब हो गई। मैंने पूरे 1 साल तक उसे ढूंढा लेकिन वह कहीं नहीं मिली। और फिर 6 महीने पहले मेरी मुलाकात वेंचिंग से हुई। वह मेरी अंधेरी जिंदगी में एक लाइट बनकर आई। मैं कसम खाकर कहता हूँ, यह सब सिर्फ एक अजीब कोइंसिडेंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिस पर तांगरो ठंडी हंसी के साथ कहती है, कोइंसिडेंस? शेंजो, कहानियां बनाना आज भी नहीं छोड़ा तुमने। तुम्हारी बातों का सबूत कौन देगा? तभी एक और आवाज सुनाई देती है, मैं गवाही दे सकती हूँ, जिसे सुनकर सभी लोग मुड़कर देखते हैं। फिर वेन्यू आगे बढ़ते हुए कहती है, ग्रैंडमा, शेंजो सच कह रहा है। हमारे ब्रेकअप का फैसला मैंने लिया था, उसने नहीं। और बाइलान की बात भी पूरी तरह सही नहीं है। हमारे बीच जो कुछ था वह दोनों की मर्जी से था। किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। और अगर सच कहूं तो उस समय भले ही शेंजो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, लेकिन उसका कैरेक्टर खराब नहीं था। कम से कम ब्रेकअप के समय उसने कभी पैसे नहीं मांगे, न ही सिंपैथी लेने की कोशिश की। तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? तुम लोग उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? उसके झांसे में मत आओ। ये आदमी मीठी मीठी बातें करने में सबसे ज्यादा माहिर है। जिस पर ग्रैंडमा जोर से कहती हैं, सब लोग चुप हो जाओ। फिर वह वेन्यू की तरफ देखकर पूछती हैं, लिटिल यू, मुझे सच सच बताओ, 2 साल पहले तुम बिना कुछ बताए अचानक क्यों चली गई थी? जिसे सुनकर वेन्यू कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, उस समय मुझे एक फॉरेन यूनिवर्सिटी का ऑफर मिला था। जिस पर बाइलान गुस्से में बोल पड़ती है, सिर्फ एक ऑफर के लिए? क्या तुम सब कुछ छोड़ सकती थी? बिना एक शब्द कहे चली गई। तभी वेन चिंग भी पूछती है, सिस्टर आखिर हुआ क्या था? आपके और शेनजो के बीच आखिर कौन सी गलतफहमी थी? हमें बता सकती हो? जिस पर वेन्यू गहरी सांस लेकर कहती है, हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं थी। फिर वह अचानक मेरी तरफ देखकर पूछती है, शेनजो मुझे बताओ, 2 साल पहले हमारे ब्रेकअप से एक रात पहले तुम कहाँ गए थे? जिसे सुनकर मैं कुछ पल के लिए खामोश हो जाता हूँ। फिर धीरे धीरे उस रात को याद करते हुए कहता हूँ, उस दिन तुम्हारा बर्थडे था। मैंने तुम्हारे लिए वही नेकलेस खरीदा था जिसका तुम बहुत समय से जिक्र कर रही थी। मैं उसी दिन तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन उसी दोपहर कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में पार्टनर ने बेट्रायल कर दिया था। कंपनी बैंकरप्टेसी के कगार पर पहुंच गई थी। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने वेन्यू को कॉल किया। जिस पर उस समय वेन्यू फोन पर कहती है, कोई बात नहीं, बर्थडे बाद में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। कंपनी ज्यादा जरूरी है, तुम पहले काम संभालो। उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली और फिर बार में मेरी मुलाकात एक ऐसी वुमन से हुई जो खुद भी काफी दुखी थी। जिस पर बाइलान धीरे से मुस्कुराती है। वो वुमन मैं थी। यह सुनते ही माहौल फिर से भारी हो जाता है। फिर बाइलान मेरी तरफ देखकर कहती है, शेंजो अब तुम्हें याद आया? जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, वेन्यू मेरी बात सुनो। उस दिन कंपनी डूबने वाली थी। मैंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। मेरा और बाइलान का कुछ नहीं हुआ था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस रात मैं उसके साथ वापस गया था, लेकिन मैं इतना ज्यादा नशे में था कि सोफा पर ही सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तब भी मैं सोफा पर ही था। मेरे कपड़े भी वैसे ही थे, इसलिए हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। फिर मैं रुककर कहता हूँ, कम से कम मुझे तो यही लगता है। जिस पर मैं उम्मीद भरी नजरों से वेन्यू को देखता हूँ। अब तो तुम समझ गई होगी, मैं सच में इनोसेंट था। ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन वेन्यू की आंखों में दर्द भर आता है। वह कहती है, शेंजो अब यह सब कहने का क्या फायदा? जिस पर मैं दुखी होकर पूछता हूँ, तो क्या सिर्फ इसी वजह से तुमने मुझे सजा दे दी? क्या हमारे 3 साल का रिलेशनशिप इतना कमजोर था? तुम चाहती थी कि मैं तुम पर भरोसा करूं? वेन्यू कांपती आवाज में कहती है, मैंने तुम्हें अनगिनत कॉल्स किए, हजारों मैसेजेस भेजे, लेकिन तुमने किसी का जवाब नहीं दिया। जिस पर मैं तुरंत समझाने लगता हूँ, उस रात कंपनी की वजह से मेरा दिमाग खराब था। मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। अगली सुबह उठते ही मैं सीधे ऑफिस चला गया। जब तक मैं कंपनी की प्रॉब्लम संभाल पाया तब तक 3 दिन गुजर चुके थे। और जब मैंने फोन चालू किया तब उसमें तुम्हारी अनगिनत कॉल्स और मैसेजेस पड़े थे। लेकिन जब मैंने वापस कॉल किया तब तक तुम्हारा फोन बंद हो चुका था। उसके बाद तुम अचानक गायब हो गई। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। जिसे सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तभी वेन्यू के फादर धीरे से बोलते हैं, अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं है। जिस पर सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। वह गहरी सांस लेकर कहते हैं, असल में इस बात के लिए पूरी तरह शेनजो जिम्मेदार नहीं है।
क्योंकि उस समय वेन्यू और शेनजो को अलग करने का फैसला मैंने लिया था। यह सुनते ही सभी शॉक में पड़ जाते हैं। फिर वह कहना जारी रखते हैं, 2 साल पहले मैंने शेनजो की बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। उस समय तुम दोनों शादी की बात तक पहुंच चुके थे। एक पिता होने के नाते मुझे अपनी बेटी के फ्यूचर की चिंता थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो रिजल्ट आया वह अच्छा नहीं था। उस समय उसकी कंपनी बहुत बड़े क्राइसिस में थी और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बिल्कुल साधारण था। मुझे लगा कि वह तुम्हें अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाएगा, इसलिए मैंने वेन्यू को जबरदस्ती विदेश भेज दिया और उसके सारे डोमेस्टिक कॉन्टैक्ट्स भी बंद करवा दिए। यह सुनते ही वेन्यू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो यही सच था? उस रात मैं रोते हुए घर आई थी और आपने मुझे उसी समय फॉरेन भेजने का फैसला कर लिया था। जिस पर उसके फादर सिर झुकाकर कहते हैं, मैंने सोचा था कि एक बार का दर्द जिंदगी भर की परेशानी से बेहतर होगा। हम सिर्फ तुम्हारे भले के लिए ऐसा कर रहे थे। लेकिन वेन्यू अचानक टूट जाती है। मेरे भले के लिए? आप लोगों ने मुझे 2 साल तक दर्द में जीने दिया। 2 साल तक मैं शेनजो को गलत समझती रही। आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस पर वेन चिंग जल्दी से अपनी सिस्टर को संभालने की कोशिश करती है, सिस्टर प्लीज मत रो। लेकिन वेन्यू के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। तभी मैं वेन्यू के फादर की तरफ देखकर पूछता हूँ, अंकल मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर उस समय मेरी कंपनी क्राइसिस में न होती, अगर मैं उस समय बिलियनेयर होता, तो क्या आप फिर भी यही फैसला लेते? जिस पर वेन्यू के फादर कुछ देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से कहते हैं, नहीं। यह जवाब सुनते ही मैं हल्की सी हंसी हंस देता हूँ। समझ गया। इसके बाद मैं बिना कुछ कहे बाहर निकलने लगता हूँ। पीछे से वेन चिंग की आवाज आती है, शेनजो तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन मैं पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि मुझे डर होता है कि अगर मैं एक बार पीछे मुड़ गया तो शायद फिर कभी यहाँ से जा नहीं पाऊंगा। इसके बाद मैं अकेले सड़क पर चलता रहता हूँ। तभी मेरा फोन बजता है। हेलो, सामने से बाइलान की आवाज आती है। क्या हुआ? इतनी उदास आवाज क्यों है? कोई काम था? मैं पूछता हूँ। जिस पर बाइलान हंसकर कहती है, बिना काम के कॉल नहीं कर सकती क्या? अभी घर में तुम्हारी हालत देखी थी, इसीलिए सोचा थोड़ा कंसर्न दिखा दूं। थैंक यू, मैं धीरे से कहता हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ। जिस पर बाइलान मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम अभी भी पहले जैसे ही हो, बिल्कुल भी क्यूट नहीं बने। फिर उसकी आवाज अचानक सीरियस हो जाती है। शेनजो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। किस बारे में? यह वेन्यू से जुड़ा है। जिसे सुनकर मैं तुरंत सतर्क हो जाता हूँ। वेन्यू को क्या हुआ? तभी बाइलान कहती है, अभी घर पर उसकी अपने फादर से बहुत बड़ी बहस हुई है और अब वह खुद को कमरे में बंद करके रो रही है। मैं तुरंत कहता हूँ, तो मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। लेकिन बाइलान मुझे रोक देती है, इतनी जल्दी मत करो, तुम अभी वहां गए तो हालात और खराब हो जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं? जिस पर बाइलान धीरे से कहती है, मेरे घर आ जाओ, कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें अकेले में बतानी है। फोन कटने के बाद मैं कुछ देर सोचता रहता हूँ। अकेले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर जाना सही नहीं लगता, लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि बाइलान कुछ ऐसा जानती है जो मुझसे छिपा हुआ है। जिस पर आखिरकार मैं कहता हूँ, ठीक है, एड्रेस भेज दो। कुछ देर बाद मैं बाइलान के घर पहुंच जाता हूँ। दरवाजा खुलते ही वह कहती है, अंदर आ जाओ। मैं अंदर जाकर सीधे पूछता हूँ, क्या बात है? जिस पर बाइलान मेरी आंखों में देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वेन्यू तुमसे सिर्फ उस पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नफरत करती है? क्या ऐसा नहीं है? मैं पूछता हूँ। जिस पर बाइलान सिर हिलाती है, बिल्कुल नहीं। वह मिसअंडरस्टैंडिंग तो सिर्फ एक ट्रिगर थी, असल वजह कुछ और है। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या वजह? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद बाइलान धीरे से कहती है, तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद वेन्यू को पता चला कि वह प्रेग्नेंट थी। यह सुनते ही मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। ये नामुमकिन है, हम हमेशा प्रोटेक्शन यूज करते थे। जिस पर बाइलान कड़वी मुस्कान के साथ कहती है, दुनिया में कोई प्रोटेक्शन 100% सेफ नहीं होता। विदेश पहुंचने के बाद उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। वह अकेली थी, परिवार ने उससे झूठ बोला था। जिस आदमी से वह प्यार करती थी उससे उसका कांटेक्ट टूट चुका था। सोचो उस समय वह कितनी टूट गई होगी। मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैं मुश्किल से पूछता हूँ, फिर बच्चा? जिस पर बाइलान की आंखें भी नम हो जाती हैं। उस समय उसकी मेंटल कंडीशन बहुत खराब थी, प्रेगनेंसी रिएक्शन भी काफी सीवियर था और फिर एक एक्सीडेंट में वह बच्चा नहीं बच पाया। यह सुनते ही मेरी सांस रुक जाती है। मेरा बच्चा? और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिस पर बाइलान धीरे से सिर हिलाती है, इसीलिए वह तुमसे नफरत करती है। उसे लगता है कि तुम उसे छोड़कर चले गए। उसे लगता है कि उसने अकेले अपना बच्चा खोया। इसी दर्द के सहारे उसने खुद को मजबूत बनाया, दिन रात पढ़ाई की, काम किया, आगे बढ़ती रही, सिर्फ इसलिए कि एक दिन वह तुम्हारे सामने खड़ी हो सके, तुमसे जवाब मांग सके और तुमसे बदला ले सके। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जब वह वापस आएगी तब तक वह उसकी सगी बहन का बॉयफ्रेंड बन चुका होगा। आखिर मैंने ये सब क्या कर दिया? शेनजो, मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बता रही कि तुम खुद को दोष दो और न ही इसलिए कि तुम वेन्यू के साथ अपना पुराना रिश्ता फिर से जोड़ने जाओ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि अब तुम्हारे और वेन्यू के बीच कोई संभावना नहीं बची है, जिस पर अब तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो और वह है वेन चिंग के साथ अच्छा व्यवहार करना। वहीं दूसरी तरफ वेन्यू को मैं खुद समझाने की कोशिश करूंगी। शेनिंग और तांगरुओ दोनों समझदार लोग हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। तुम्हें वेन फैमिली के सभी लोगों को यह दिखाना होगा कि तुम वेन चिंग से प्यार करते हो और उसके अलावा किसी और से शादी नहीं करोगे, जिसके लिए तुम्हें अपने एक्शन से अपनी गलतियों की भरपाई करनी होगी और उनके दिलों में भरी नाराजगी को खत्म करना होगा। जिस पर शेनजो कहता है, सिस्टर बाइलान, मुझे सच बताने के लिए धन्यवाद। अब मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके बाद वह श्याओली को बुलाता है और कहता है, मेरे
मेरे लिए 3 काम करो। पहला, तुरंत उस चैरिटी फाउंडेशन से कांटेक्ट करो जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। मैं वेन चिंग के नाम से 17.5 अरब का डोनेशन पहाड़ी इलाकों की गरीब लड़कियों के लिए देना चाहता हूँ। याद रखना, यह डोनेशन उसके पर्सनल नेम से होगा, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। दूसरा, न्यूबे प्रोजेक्ट में जो मेरी हिस्सेदारी है वह पूरी की पूरी वेन्यू के नाम ट्रांसफर कर दो। जिस पर श्याओली हैरानी से पूछता है, सर क्या आपने सही कहा? जिसके जवाब में शेनजो कहता है, तुमने सही सुना है, जाकर अभी करो और वजह मत पूछो। तीसरा, तांगरो जिस कंपनी में काम कर रही है उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करो, साथ ही वह जिस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है उसकी भी जानकारी निकालो। मैं उसके सभी कॉम्पिटिटर्स और प्रोजेक्ट में आने वाली हर परेशानी के बारे में जानना चाहता हूँ। जिस पर शाओली कहता है, बॉस शेन आप ये सब, लेकिन शेनजो उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है, बस जैसा कहा है वैसा करो। फिर अचानक शेनजो के पास एक कॉल आता है। हेलो, क्या आप शेनजो हैं? जी मैं ही हूँ। शेनजो, मैं सिर्फ आपको थैंक यू कहना चाहती थी। मेरी माँ की सर्जरी के लिए जो पैसे मिले हैं वह मुझे मिल चुके हैं। आपका बहुत धन्यवाद। जिस पर शेनजो कहता है, इतनी फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस छोटी सी मदद थी। लेकिन वह लड़की जवाब देती है, नहीं, हमारे फैमिली के लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। शेनजो ने, मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे इंसान हैं। उस समय जो कुछ हुआ उसमें गलती मेरी थी। आप और चिंग चिंग जरूर खुश रहना। मैं अपनी कजन सिस्टर और बाकी लोगों को भी समझाने की कोशिश करूंगी। यह सुनकर शेनजो सोचता है, तुम आज भी पहले जैसी ही दयालु हो। जिस पर वह मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि उसका पहला कदम सही दिशा में गया है। तभी एक और कॉल आता है। हेलो, जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, ये सब आपने किया है ना? शेनजो पूछता है, क्या किया है? जिसके जवाब में तांगरो कहती है, मेरे कॉम्पिटिटर की फंडिंग अचानक बंद हो गई है। होंग यून ग्रुप ने अचानक अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद इस एक्विजिशन बैटल से भी पीछे हटने का फैसला कर लिया है। अब मुझे मत कहना कि यह सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। जिस पर शेनजो शांत होकर कहता है, मैंने सिर्फ वही किया है जो मुझे करना चाहिए था। भले ही हम लवर्स नहीं बन सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें दुश्मन बनना पड़े। यह सुनकर टेंगरुओ कहती है, ठीक है, मैं एहसान याद रखूंगी। कॉल खत्म होने के बाद शेनजो मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, टेंगरुओ जैसी मुश्किल अपोनेंट भी अब मेरी तरफ आ चुकी है। अब सिर्फ 2 सबसे जरूरी लोगों को मनाना बाकी है। इसी बीच उसका असिस्टेंट अंदर आता है और कहता है, बॉस शेन, नीचे एक महिला आपसे मिलने आई है। उसने अपना नाम वेन यू बताया है। यह सुनते ही शेनजो चौंक जाता है। वह खुद मुझसे मिलने आई है, उसे ऊपर भेज दो। कुछ देर बाद वेन यू उसके सामने खड़ी होती है और गुस्से से पूछती है, शेनजो, तुम्हारा मतलब क्या है? जिस पर शेनजो कहता है, मेरा कोई खास मतलब नहीं है, यह वह चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वेन यू हैरानी से पूछती है, मुझे देना चाहते हो? शेनजो जवाब देता है, नहीं, यह वह चीज है जो मैं तुम्हारा कर्ज समझकर लौटा रहा हूँ। यह सुनकर वेन यू गुस्से में कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि पैसे देकर तुम मुझे पहुंचाए गए दर्द की भरपाई कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह थोड़े से पैसे हमारे उस बच्चे को वापस ला सकते हैं जो इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया? जिस पर शेनजो धीरे से कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं जानता हूं कि चाहे मैं इससे भी ज्यादा पैसे दे दूं फिर भी उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं यह सब इसलिए नहीं दे रहा कि तुम मुझे माफ कर दो, और न ही इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता शुरू करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इस चैप्टर को खत्म करना चाहता हूं। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जिस इंसान से मैं प्यार करता हूं वह वेनचिंग है, और यह एग्रीमेंट सिर्फ तुम्हारे लिए और हमारे पुराने रिश्ते के लिए मेरी आखिरी जिम्मेदारी है। आज के बाद हम दोनों में से कोई भी किसी का कर्जदार नहीं रहेगा। यह सुनकर वेन्यू धीरे से कहती है, कोई किसी का कर्जदार नहीं रहेगा? फिर वह अचानक कहती है, शेनजो, जल्दी जाकर चिंग चिंग से मिलो। इन दिनों वह खुद को पागलों की तरह तकलीफ दे रही है। यह सुनते ही शेनजो घबरा जाता है। वेनचिंग ठीक नहीं है, मुझे अभी उसके पास जाना होगा। इसके बाद वह तुरंत वेन फैमिली के घर पहुंचता है। रास्ते में वह एक आदमी से पूछता है, अंकल क्या इस घर के लोग कहीं शिफ्ट होने वाले हैं? जिस पर वह आदमी जवाब देता है, हाँ, सुना है कि वे विदेश जा रहे हैं, इसलिए घर भी बेच दिया है। यह सुनकर शेनजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। विदेश जा रहे हैं, घर भी बेच दिया? नहीं, यह नहीं हो सकता। वह तेजी से अंदर भागता है और सामान उठा रहे लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए ऊपर पहुंचता है। फिर वह घबराकर पूछता है, वेनचिंग कहाँ है? जिस पर कोई जवाब देता है, वह ऊपर अपना सामान पैक कर रही है। शेनजो तुरंत ऊपर दौड़ता है। जैसे ही वेनचिंग उसे देखती है, वह हैरानी से पूछती है, शेनजो, तुम यहाँ कैसे? जिस पर शेनजो भावुक होकर कहता है, तुम क्यों जा रही हो? तुम बिना बताए कैसे चली जा सकती हो? वेनचिंग जवाब देती है, मैं बिना बताए नहीं जा रही थी। मैंने तुम्हारी कंपनी के रिसेप्शन पर एक लेटर छोड़ा था। लेकिन शेनजो कहता है, मुझे कोई लेटर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वेनचिंग, मत जाओ, प्लीज मत जाओ। क्या तुम्हें पता है कि इन दिनों मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था? मैं पागल होने वाला था। यह सुनकर वेनचिंग की आंखें भर आती हैं। शेनजो, सब लोग चाहते हैं कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूं, लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। जिस पर शेनजो उसका चेहरा पकड़कर कहता है, मेरी तरफ देखो और ध्यान से सुनो। अब किसी और बात के बारे में मत सोचो, बस मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहती हो? चाहे भविष्य में कितनी भी मुश्किलें आएं, क्या तुम फिर भी मेरे साथ चलोगी? जिस पर वेनचिंग बिना झिझक कहती है, हाँ, मैं तैयार हूँ।
शुरू से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। यह सुनते ही शेनजो उसका हाथ पकड़ लेता है। मेरे साथ चलो, वेनचिंग पूछती है। कहाँ? जिस पर शेनजो मुस्कुराकर कहता है, ऐसी जगह जहाँ कोई भी हमें अलग नहीं कर सके। लेकिन तभी पीछे से एक गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, शेनजो, तुम मेरी बेटी को कहाँ ले जाने वाले हो? जिस पर शेनजो सम्मान से कहता है, अंकल, मैं उसे वहां ले जा रहा हूँ जहाँ हमें होना चाहिए। यह सुनकर वेन चिंग के पिता गुस्से में चिल्लाते हैं, बदतमीज, वेन चिंग इधर आओ, अगर आज तुम इसके साथ गई तो तुम वेन फैमिली की बेटी नहीं रहोगी। जिस पर शेन जो जवाब देता है, अंकल, आपको उसे इस तरह धमकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से वेन चिंग मेरी पत्नी है और उसके हाउस होल्ड रजिस्टर में अब सिर्फ शेन फैमिली का नाम होगा। यह सुनते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। डब्लू भाट, तुम दोनों ने शादी कब कर ली? जिस पर शेन जो कहता है, आज सुबह, यहाँ आने से पहले। यह सुनकर वेन चिंग के पिता अपनी बेटी से पूछते हैं, तुमने हमसे छिपाकर शादी कर ली? जिस पर वेन चिंग मुस्कुराकर कहती है, हाँ हाँ, मैंने की। यह सुनकर उसके पिता गुस्से से हाथ उठाते हैं, लेकिन शेन जो तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अंकल, वह अब मेरी पत्नी है, मैं किसी को भी उसे छूने नहीं दूंगा। तभी दादी आगे आती हैं और कहती हैं, उसे जाने दो। फिर वह शेन जो की तरफ देखकर कहती हैं, आज जो बातें तुमने कही हैं उन्हें याद रखना। अगर तुमने वेन चिंग के साथ बुरा व्यवहार किया तो चाहे तुम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाओ, वेन फैमिली तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। जिस पर शेन जो सम्मान से कहता है, ग्रैंडमा, आप निश्चिंत रहिए, मैं हमेशा वेन चिंग का ख्याल रखूंगा। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। मैं और वेन चिंग किसी दूर देश नहीं भागे, बल्कि हम दोनों मेरे रिवर व्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। यहाँ फैमिली की कोई रोक टोक नहीं थी, जिस पर हमारी जिंदगी इतनी मीठी हो जाती है जैसे हम शहद के किसी बड़े जार में रह रहे हों। फिर एक दिन अचानक डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलते ही मैं हैरानी से कहता हूँ, सिस्टर तांगरुओ, आप यहाँ? जिस पर तांगरुओ मुस्कुराकर कहती है, क्या मैं अपनी बेवकूफ छोटी बहन से मिलने नहीं आ सकती? इसके बाद वह गंभीर होकर कहती है, सुनो, वेन चिंग के पिता ने अपने सारे कनेक्शंस इस्तेमाल करके तुम्हारी कंपनी को दबाना शुरू कर दिया है, और तुम्हारी रिएक्शन बस इतनी सी है। क्या तुम्हें पता है, इस बार उन्होंने ठान लिया है कि तुम्हारी कंपनी को खत्म करके रहेंगे। हाल ही में तुम्हारे कई प्रोजेक्ट सस्पेंड हो चुके हैं, बैंक लोन भी रिजेक्ट हो चुके हैं, फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी? जिस पर मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ, हो सकता है, लेकिन मुझे अपनी कंपनी खोने से ज्यादा डर वेन चिंग को खोने का है। तांगरुओ, क्या आपको पता है, 2 साल पहले जब मैंने वेन्यू को खो दिया था, तब मुझे लगता था कि मैंने सिर्फ अपना प्यार खोया है, लेकिन अब जाकर मुझे समझ आता है कि मैंने प्यार नहीं बल्कि अपना हक खोया था, क्योंकि मैं गरीब था, मेरी क्षमता कम थी, इसीलिए मेरे पास चुनने का अधिकार तक नहीं था। मैं सिर्फ अपनी आंखों के सामने उस इंसान को किसी और के साथ जाते हुए देख सकता था जिससे मैं प्यार करता था। जिस पर पिछले 2 सालों में मैंने पागलों की तरह पैसे कमाए, खुद को मजबूत बनाया। यह सब किसी बिजनेस एम्पायर के लिए नहीं था और न ही बिलियनियर कहलाने के लिए था। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि अगली बार जब मुझे मेरा प्यार मिले, तब मेरे अंदर इतनी ताकत हो कि मैं पूरी दुनिया के सामने ना कह सकूं। और अब मुझे वेन चिंग मिल चुकी है, जबकि उसके अंकल ही वह पूरी दुनिया है, जिस पर यह लड़ाई मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं सकता। यह सुनकर तांगरुओ पूछती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? क्या तुम मेरी मदद करना चाहती हो? जिसके जवाब में तांगरुओ कहती है, गलत मत समझना, मुझे बस अपने अंकल का हर बात में खुद को सही समझने वाला रवैया पसंद नहीं है, और सच कहूं तो मैं भी देखना चाहती हूं कि तुम्हारे अंदर आखिर कितनी क्षमता है। सबसे जरूरी बात, मैं वेन चिंग को रोते हुए नहीं देखना चाहती। जिस पर शेन जो मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू। तांगरुओ तुरंत बोल पड़ती है, बस करो, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, सीधे बताओ मुझे क्या करना है? जिस पर शेन जो कहता है, मुझे चाहिए कि तुम एक इंसान से कांटेक्ट करो। तांगरुओ पूछती है, कौन? शेन जो जवाब देता है, ऐसा इंसान जो तुम्हारे अंकल का मुकाबला कर सके। दूसरी तरफ वेन्यू के पास उसकी कजन आती है और कहती है, शाओयू, तुम ऐसे और नहीं चल सकती, सिर्फ एक आदमी के लिए खुद को इतनी तकलीफ देना क्या सच में जरूरी है? जिस पर वेन्यू धीरे से कहती है, असल में शेन जो बुरा इंसान नहीं है, वह चिंग चिंग से सच्चा प्यार करता है। यह सुनकर उसकी कजन हंस पड़ती है, सच्चा प्यार? एक आदमी की सच्चाई की कीमत ही क्या होती है? पहले वह तुम्हारे लिए भी सच्चा था, तांगरुओ के लिए भी सच्चा था, और मेरे सामने भी हमेशा सच्चा बना रहा। इस दुनिया में मर्दों की सच्चाई सबसे अविश्वसनीय चीज होती है। सिर्फ पैसा और पावर ही ऐसी चीजें हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद वेन्यू तुरंत फोन उठाती है, हेलो प्रेसिडेंट वांग, मैं वेन्यू बोल रही हूँ। सिटी साउथलैंड प्रोजेक्ट के बारे में तियानहेंग ग्रुप ने फैसला किया है कि हम आपके साथ पार्टनरशिप करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शेन जो और वेन चिंग अपनी छोटी सी दुनिया में खुशी से रह रहे होते हैं। जिस पर शेन जो मुस्कुराते हुए कहता है, वाइफ, मुझे भी हेल्प करने दो, थोड़ा सा ये भी डाल दो। फिर वह किचन में खड़ा होकर पूछता है, वाइफ, रेसिपी के हिसाब से शुगर कितनी डालनी है? जिस पर वेन चिंग जवाब देती है, लगभग 2 चम्मच व्हाइट शुगर। शेन जो चम्मच भरकर पूछता है, इतनी काफी है? लेकिन इसी दौरान मिस्टर वेन और वेन यू के मिलकर किए गए दबाव की वजह से मेरी कंपनी अब तक के सबसे बड़े क्राइसिस में फंस जाती है। मिस्टर वेन अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके लगातार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजते हैं, जिस पर कंपनी
जिस पर कंपनी के लगभग सभी प्रोजेक्ट्स रुकने लगते हैं। सिर्फ आधे महीने के अंदर ही CHU युएन टेक्नोलॉजी की मार्केट वैल्यू से 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो जाता है। मैं बिजनेस सर्कल का मजाक बन जाता हूँ। हर कोई यही कहता है कि शिंजो ने एक औरत के लिए ऐसे इंसान को नाराज कर दिया जिससे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थी। उसी दौरान वेन चिंग मेरे लिए ब्राउन शुगर वाटर लेकर आती है। जल्दी पी लो। फिर वह चिंतित होकर कहती है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा क्या होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। जिस पर मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, पगली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और किसने कहा कि मैं जरूर हारूंगा। इसके बाद एनुअल बिडिंग कॉन्फ्रेंस आधिकारिक रूप से शुरू होती है, जिस पर होस्ट घोषणा करता है, अब दोनों कंपनीज अपना फाइनल बिड प्रस्तुत करें। पहली तरफ से बोली लगती है 30,000 करोड़, जिस पर सब लोग सिर हिलाते हैं। लेकिन तभी शेन जो अपनी बोली रखता है, 1 रुपया। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। ये क्या मजाक है? बिल्कुल बकवास। ये तो सरासर मजाक है। जिस पर मिस्टर वेन ताना मारते हुए कहते हैं, शेनजो, तुमने सच में मुझे हैरान कर दिया। मुझे लगा था कि तुम कम से कम एक आदमी की तरह आखिरी दम तक लड़ोगे, लेकिन तुमने तो जोकर बनना चुन लिया। इसी दौरान मेयर ली अचानक बोलते हैं, यह बिड प्राइस काफी दिलचस्प है। जिस पर मिस्टर वेन हैरान होकर पूछते हैं, मेयर ली, आपका मतलब क्या है? स्पष्ट है कि ये सिर्फ अटेंशन पाने की कोशिश कर रहा है। तभी मेयर ली कहते हैं, मिस्टर शेन, क्या आप सबको इसका मतलब समझा सकते हैं? जिस पर शेन जो मंच पर जाकर बोलना शुरू करता है, सम्मानित लीडर्स और सभी साथियों, मैंने 1 रुपये की बोली इसलिए नहीं लगाई क्योंकि मैं अटेंशन चाहता हूँ, और ना ही इसलिए क्योंकि मैं पागल हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा मानना है कि इस प्रोजेक्ट की कीमत पैसों से नहीं लगाई जा सकती। AI इंडस्ट्रियल पार्क सिर्फ हमारे शहर का भविष्य नहीं है, यह इंडस्ट्री अपग्रेड और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का प्रतीक भी है। इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कैपिटलिस्ट्स के प्रॉफिट टूल में नहीं बदलना चाहिए। चू युएन टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से 1 रुपया चार्ज करेगी। प्रोजेक्ट से मिलने वाला पूरा प्रॉफिट कंपनी के बेसिक ऑपरेशंस के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल अपग्रेड में इन्वेस्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, हम गवर्नमेंट सुपरविजन के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएंगे जो लोकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की मदद करेगी। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक मौका चाहिए, एक मौका इस शहर और इस दौर के लिए योगदान देने का। यह सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। मेयर ली मुस्कुराकर कहते हैं, बहुत बढ़िया, एक एंटरप्रेन्योर की विजन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। मैं घोषणा करता हूं कि साउथ सिटी AI इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट का विनर चू युएन टेक्नोलॉजी है। इसके बाद हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। चू युएन टेक्नोलॉजी के शेयर्स बॉटम से वापस उछल जाते हैं। मार्केट वैल्यू तेजी से बढ़ने लगती है। वहीं तियान हैंग ग्रुप की फंडिंग चेन टूट जाती है। उनके शेयर्स लगातार गिरने लगते हैं, जिस पर वेन यू आखिरकार जिम्मेदारी लेते हुए रेजिग्न कर देती है। कुछ समय बाद वेन चिंग खुशी से समुद्र किनारे दौड़ते हुए कहती है, शेनजो, जल्दी आओ, यहाँ कितने सुंदर शेल्स हैं। जिस पर शेनजो मुस्कुराकर कहता है, वाइफ, बताओ ना, हमारा बच्चा भी बड़ा होकर तुम्हारी तरह शेल्स कलेक्ट करना पसंद करेगा क्या? ये सुनकर वेन चिंग शर्मा जाती है। कौन तुम्हारे बच्चे को जन्म देगा? मैं अभी बहुत यंग हूँ। जिस पर शेनजो हंसते हुए कहता है, अगर मुझे नहीं दोगी तो किसे दोगी? वेन चिंग नखरे से कहती है, मैं खुद ही पैदा कर लूंगी। दोनों हंस ही रहे होते हैं कि तभी शेनजो के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है। क्या हुआ? जिस पर दूसरी तरफ से जवाब आता है, साउथ सिटी इंडस्ट्रियल पार्क की कंस्ट्रक्शन अचानक रुक गई है। जो कंपनी कोर मटेरियल सप्लाई करती थी, उसे 3 दिन पहले हैंग युएन नाम की कंपनी ने एक्वायर कर लिया है। अब वे कॉन्ट्रैक्ट दोबारा निगोशिएट करना चाहते हैं और मटेरियल प्राइस 3 गुना बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह सुनकर शेनजो की आंखें सिकुड़ जाती हैं। हैंग युएन, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जिस पर जवाब मिलता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कोई और है, लेकिन खबर है कि उसके पीछे असली कंट्रोलर तियान हैंग ग्रुप है। शेनजो शांत स्वर में कहता है, समझ गया। कॉल खत्म होते ही वेंचिंग पूछती है, क्या हुआ? कंपनी में कोई प्रॉब्लम है क्या? जिस पर शेनजो मुस्कुराकर कहता है, छोटी सी बात है, मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। इसके बाद वह तांग रो को कॉल करता है। टियन हैंग ग्रुप फिर से मेरे खिलाफ चाल चल रहा है, मैंने अंदाजा लगा लिया था। तांग रो जवाब देती है, उन्होंने नया लीडर चुन लिया है, उसका नाम जाओ हैंग है और वह बहुत खतरनाक इंसान है। जिस पर शेनजो कहता है, तांग रो, मुझे पता लगाकर दो कि तियान हैंग का अगला टारगेट क्या है। इस बार मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेनजो से टकराने का अंजाम क्या होता है। फिर वह मन ही मन सोचता है, सॉरी वाइफ, ये मामला खत्म होते ही मैं तुम्हारी भरपाई जरूर करूंगा। इसके बाद मीटिंग रूम में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। असिस्टेंट रिपोर्ट देते हुए कहता है, प्रेसिडेंट शेन, साउथ सिटी प्रोजेक्ट बंद होने से हमें हर दिन लगभग 35 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अगर यह ज्यादा समय तक चला तो कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी के साथ साथ बैंक लोन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। शेनजो पूछता है, सप्लायर ने क्या कहा? जिस पर जवाब मिलता है, वे प्राइस दोगुना करने पर अड़े हुए हैं, वरना मटेरियल नहीं देंगे। दूसरा मैनेजर बोलता है, मार्केट में अफवाह फैलाई जा रही है कि चू युआन टेक्नोलॉजी खत्म होने वाली है। किसी न किसी बड़े आदमी का सपोर्ट उन्हें जरूर मिला हुआ है। फिर एक और कर्मचारी कहता है, बॉस शेन, मुझे लगता है मामला इतना आसान नहीं है। सुना है तियान हैंग ग्रुप हाल ही में हमारे कई बड़े क्लाइंट्स से कांटेक्ट कर रहा है। शायद वे हमारे कस्टमर्स छीनना चाहते हैं और कंपनी के अंदर भी कुछ लोग खरीदे जा चुके हैं। यह सुनकर शेनजो शांत स्वर में कहता है, इन सब का हिसाब मेरे पास है। मीटिंग खत्म। लाओजो और शाओली यहीं रुको, बाकी सभी बाहर चले जाते हैं। जिस पर शेनजो पूछता है, लाओजो, कंस्ट्रक्शन टीम के पास उस सप्लायर को बाईपास करने का कोई तरीका है क्या? लाओजो कुछ देर सोचकर कहता है, असल में एक बैकअप प्लान है, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी और सबसे
सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसमें समय लगेगा। सबसे जल्दी भी मटेरियल आने में आधा महीना लग जाएगा। आधा महीना तो बहुत ज्यादा समय है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जिस पर दूसरा आदमी कहता है तो फिर सिर्फ दूसरे चैनल से माल मंगवाया जा सकता है, लेकिन उस चैनल के लिए किसी को जाकर नेगोशिएशन करनी होगी और सामने वाला इंसान भी इतना आसान नहीं है। जिस पर पूछा जाता है वो कौन है, इसके जवाब में वह बताता है उसका नाम लॉन्ग का है। दक्षिणी सिटी एरिया में उसकी काफी पावर है। उसके हाथ में कई स्पेशल सप्लाई चैनल्स हैं, लेकिन उसकी रेप्यूटेशन कुछ खास अच्छी नहीं है। जिस पर शेनजो पूछता है और क्या, वह आगे कहता है और ऐसा लगता है कि उसके तियान हैंग ग्रुप के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं। यह सुनकर शेनजो सोच में पड़ जाता है और कहता है लगता है ये लड़ाई मेरी सोच से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसका कॉन्टैक्ट मुझे दे दो, मैं खुद उससे बात करूंगा। जिस पर सब हैरान होकर कहते हैं प्रेसिडेंट शेन आप खुद जाएंगे, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। इसके जवाब में शेन जो कहता है फिक्र मत करो, मुझे अपनी लिमिट्स पता है, बस मेरे लिए मीटिंग फिक्स करवा दो। इसके बाद शेन जो की मुलाकात लॉन्का से होती है, जिस पर वह कहता है लॉन्का आपका नाम बहुत पहले से सुनता आ रहा हूँ। जिस पर लॉन्का हंसते हुए कहता है मेरा कौन सा बड़ा नाम है, मैं तो बस इस एरिया में अपना पेट पाल रहा हूँ। इसके जवाब में शेन जो कहता है आप बहुत हम्बल हैं, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आज मैं आपसे एक हेल्प मांगने आया हूँ। जिस पर लॉन्का मुस्कुराते हुए कहता है इतने बड़े बॉस शेन को भी मेरी मदद की जरूरत पड़ गई। फिर शेन जो कहता है साउथ सिटी प्रोजेक्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, मुझे एक बैच मटेरियल चाहिए, उम्मीद है आप कनेक्शन बनवाने में मदद करेंगे। जिस पर लॉन्का कुछ देर सोचता है और कहता है प्रेसिडेंट शेन क्या आपको पता है टीएन हैंग ग्रुप पहले ही वार्निंग दे चुका है, इस एरिया में जो भी तुम्हें सामान बेचेगा वह सीधे उनके खिलाफ जाएगा। इसके जवाब में शेन जो कहता है इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, एक स्मार्ट आदमी कभी सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखता। यह सुनकर लॉन्ग का हंस पड़ता है और कहता है इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, 3.5 बिलियन युआन और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर तियान हैंग ग्रुप पीछे पड़ गया तो वह सब तुम्हें खुद हैंडल करना होगा। जिस पर शेन जो बिना झिझक कहता है डील। इसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं। वापस आते समय श्याओली पूछता है प्रेसिडेंट शेन क्या वह भरोसेमंद है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वह दोनों तरफ का फायदा उठा रहा है। जिस पर शेन जो कहता है वह भरोसेमंद नहीं है लेकिन बहुत यूजफुल है। श्याओली ये बात याद रखना, बिजनेस वर्ल्ड में न कोई हमेशा का दोस्त होता है और न ही हमेशा का दुश्मन, यहाँ सिर्फ बेनिफिट्स हमेशा रहते हैं। जब तक मैं उसे पर्याप्त प्रॉफिट देता रहूंगा वह तियान हैंग ग्रुप की तरफ नहीं जाएगा। जिस पर श्याओली कहता है लेकिन उसने 3.5 बिलियन युआन मांगे हैं। इसके जवाब में शेन जो कहता है अगर 3.5 बिलियन देकर मटेरियल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ये बहुत सस्ता सौदा है। इसी बीच अचानक एक कॉल आता है जिस पर दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज सुनाई देती है शेनजो कुछ गड़बड़ हो गई है। जिस पर वह तुरंत पूछता है क्या हुआ। इसके जवाब में कहा जाता है मेरी बहन गायब हो गई है, आज दोपहर वह थोड़ी देर बाहर घूमने गई थी लेकिन अब तक वापस नहीं आई, उसका फोन भी बंद है और उसका कोई पता नहीं चल रहा। मॉम चिंता में पागल हो रही हैं। यह सुनकर शेनजो कहता है पुलिस को बताया, अभी अभी रिपोर्ट की है। जिस पर शेनजो कहता है घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वह तुरंत वहां पहुंच जाता है और पूछता है क्या सिचुएशन है। जिस पर बताया जाता है श्याओयू दोपहर 3 बजे घर से निकली थी, उसने कहा था कि मॉल जाकर शॉपिंग करेगी लेकिन रात तक वापस नहीं आई, उसका फोन भी बंद है, उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया। फिर शेनजो पूछता है और उसके भाई का हाल कैसा है। जिस पर जवाब मिलता है बहुत खराब, जॉब छोड़ने के बाद से वह खुद को कमरे में बंद रखता है, न ठीक से खाता है न पीता है और न किसी से बात करता है। हमने बहुत समझाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद शेनजो पूछता है पुलिस के पास कोई लीड है, अभी रिपोर्ट की है, इतनी जल्दी कुछ नहीं मिलेगा। जिस पर शेनजो कहता है मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। कहाँ? उन जगहों पर जहाँ वह पहले जाया करता था। तुम लोग घर पर रहो, कोई खबर मिले तो तुरंत बताना। इसी दौरान अचानक शेनजो के फोन पर कॉल आती है। कौन बोल रहा है? जिस पर सामने वाला कहता है तुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, तेरी एक्स गर्लफ्रेंड वेन्यू इस वक्त हमारे कब्जे में है। ये सुनते ही शेनजो का चेहरा बदल जाता है और वह चिल्लाकर कहता है क्या कहा तुमने। सामने वाला ठंडी आवाज में कहता है मैंने बिल्कुल साफ कहा, वेन्यू हमारे हाथ में है, अगर उसे जिंदा देखना चाहता है तो हमारे कहे मुताबिक काम कर। जिस पर शेनजो गुस्से में पूछता है आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। इसके जवाब में वह कहता है साउथ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से पीछे हट जाओ और चिंगहाई बे प्रोजेक्ट में तुम्हारे पास जितने शेयर्स हैं सब तियान हैंग ग्रुप को ट्रांसफर कर दो। यह सुनकर शेनजो कहता है तुम लोग सपना देख रहे हो। जिस पर सामने वाला हंसते हुए कहता है तो फिर वेन्यू की लाश लेने के लिए तैयार रहना। इसी दौरान वेन्यू की आवाज सुनाई देती है शेनजो मेरी चिंता मत करो, इन लोगों की बात मत मानना। जिस पर शेनजो तुरंत कहता है वेन्यू डरो मत, मैं जरूर तुम्हें बचाऊंगा। इसके बाद किडनैपर कहता है तुम्हारे पास सोचने के लिए 24 घंटे हैं। उसके बाद जवाब नहीं मिला तो हम भी कोई रहम नहीं करेंगे। कॉल करते ही शेनजो सबको बताता है कि वेन्यू का किडनैप हो चुका है। जिस पर पूछा जाता है क्या यह तियान हैंग ग्रुप का काम है। शेनजो कहता है मुझे पूरा यकीन है, उन्होंने साउथ सिटी प्रोजेक्ट और शिंघाई प्रोजेक्ट के बदले वेन्यू को छोड़ने की बात कही है। यह सुनकर सभी गुस्से से भर जाते हैं। फिर तांगरुओ कहती है पुलिस को बताओ। जिस पर शेनजो सिर हिलाते हुए कहता है नहीं,
अगर उन्होंने ऐसा किया है तो पूरी तैयारी के साथ किया है। पुलिस को बीच में लाए तो वेन यू खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद तंग रो कहती है, यह काम मुझे संभालने दो। मैं इतने सालों से बिजनेस सर्कल में हूँ, हर तरह के लोगों को जानती हूँ। मैं भरोसेमंद लोगों की मदद से 24 घंटे के अंदर वेन यू को बाहर निकाल लूंगी। फिर वह आगे कहती है, लेकिन अभी तुम्हें तियान हेंग ग्रुप को शांत रखना होगा। उनकी कंडीशंस मानने का नाटक करो और टाइम बाय करो। जिस पर शेनजो कहता है, अगर मैं मान गया तो क्या उनका मकसद पूरा नहीं हो जाएगा? इसके जवाब में तांग रो कहती है, सिर्फ मुंह से मानना है, सच में साइन थोड़ी करने हैं। अभी उन्हें उलझाकर रखो, बाकी मुझे संभालने दो। यह सुनकर शेनजो कहता है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। कुछ समय बाद तांग रो को खबर मिलती है कि किडनैपर्स कहाँ छिपे हैं, जिस पर वह शेनजो से कहती है, लोकेशन मिल गई है, साउथ सिटी के बाहर एक सुनसान वेयरहाउस में छिपे हैं। मैंने लोगों को तैयार कर दिया है, सुबह होने से पहले एक्शन होगा। यह सुनकर शेनजो कहता है, मैं भी साथ चलूंगा। लेकिन तांग रो तुरंत मना कर देती है और कहती है, नहीं, तुम वहां गए तो सिर्फ मुसीबत बढ़ेगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं वेनचिंग को क्या जवाब दूंगी? जिस पर शेनजो मजबूरी में इंतजार करने लगता है। कुछ घंटों बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो जाता है। तांगरो कॉल करके कहती है, सब ठीक है, वेन्यू सुरक्षित है, बस थोड़ी कमजोर हो गई है। फिर वह पूछती है, क्या तुम मुझसे मिलने आना चाहते हो? लेकिन शेनजो कहता है, नहीं, तुम उसका ख्याल रखो, मुझे वापस जाना होगा वरना वेंचिंग और ज्यादा परेशान हो जाएगी। जिस पर तांगरो कहती है, ठीक है, लेकिन एक और बात है। क्या? जो लोग वेन यू को किडनैप करके लाए थे वे तियन हेंग ग्रुप के लोग नहीं थे, उन्हें सिर्फ पैसे देकर हायर किया गया था। लेकिन मास्टरमाइंड कौन है यह तुम जानते हो? जिस पर शेनजो की आंखों में गुस्सा भर जाता है और वह कहता है, लॉन्का। तांगरो सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, शुरुआत से ही उसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। यह सुनकर शेनजो ठंडी आवाज में कहता है, अगर उसने मेरे साथ दुश्मनी चुनी है तो अब मुझे भी कोई रहम नहीं आएगा। इसके बाद वह कहता है, तांगरुओ, पता लगाओ कि इस वक्त लॉन्का कहाँ है। जिस पर तांगरुओ घबराकर पूछती है, तुम क्या करने वाले हो? शेनजो कहता है, मैं उससे बात करने जा रहा हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? उसके पास हथियारबंद लोग हैं, तुम अकेले क्या कर लोगे? जिस पर शेनजो सिर्फ इतना कहता है, मेरे अपने तरीके हैं। इसके बाद वह सीधे लॉन्का के अड्डे पर पहुंच जाता है। लॉन्का उसे देखकर हंसते हुए कहता है, प्रेसिडेंट शेन, आज कौन सी हवा आपको यहाँ ले आई? जिस पर शेनजो ठंडी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, लॉन्का, तुम्हारी चालें वाकई कमाल की हैं। इसके जवाब में लॉन्का कहता है, ये कैसी बातें कर रहे हो? शेनजो आगे बढ़ते हुए कहता है, अब अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, वेन्यू के किडनैप में तुम्हारा हाथ था या नहीं? जिस पर लॉन्का का कहता है, प्रेसिडेंट शेन, बिना सबूत के आरोप मत लगाओ, मुझे कुछ नहीं पता। यह सुनकर शेनजो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी याददाश्त ताजा कर देता हूँ। कल दोपहर तुम्हारे लोगों ने वेन्यू को किडनैप किया, उसे साउथ सिटी के बाहर एक वेयरहाउस में ले गए। क्या मैं और डिटेल्स बताऊं? यह सुनते ही लॉन्गा का चेहरा बदल जाता है और वह गुस्से से चिल्लाता है, शेनजो, ज्यादा अकड़ मत दिखा। इस इलाके में इतने सालों से मैं राज कर रहा हूँ, आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। इतना कहकर वह शेनजो का हाथ झटकने की कोशिश करता है। जिस पर शेनजो कहता है, हाथ मत हटाना। लॉन का गुस्से से कहता है, अगर हटा लिया तो क्या कर लेगा? इसके जवाब में शेनजो कुछ नहीं कहता। जिस पर लॉन का अपने आदमियों की तरफ देखकर चिल्लाता है, क्या देख रहे हो, इसे मारो। लेकिन तभी शेनजो जोर से कहता है, सब लोग वहीं रुक जाओ। यह सुनकर सभी रुक जाते हैं। फिर वह अपनी जेब से एक स्टोरेज डिवाइस निकालता है और कहता है, पहले अंदाजा लगाओ इसके अंदर क्या है। जिस पर सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। और फिर शेनजो मुस्कुराते हुए कहता है, इसके अंदर वो पूरा वीडियो है जिसमें तुम लोग वेन्यू का किडनैप करते हुए दिखाई दे रहे हो। जब तुम उसका पीछा कर रहे थे, जब उसे उठाकर वेयरहाउस ले जा रहे थे, हर एक डिटेल साफ रिकॉर्ड हुई है। जिस पर लॉन का गुस्से से चिल्लाता है, मादर, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? इसके जवाब में शेनजो बिल्कुल शांत रहते हुए कहता है, मैं झूठ बोल रहा हूं या नहीं, ये तुम ट्राई करके देख लो। अगर मैंने यह चीज पुलिस को दे दी तो तुम लोगों में से एक भी नहीं बच पाएगा। किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग के केस में कम से कम 8 से 10 साल जेल में सड़ना पड़ेगा। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग पीछे हटने लगते हैं। जिस पर लॉन का दांत पीसते हुए कहता है, शेनजो, तुम वाकई कमाल के निकले, बताओ आखिर तुम चाहते क्या हो? इसके जवाब में शेनजो कहता है, बहुत सिंपल, मुझे ये बताओ कि तुम्हें आदेश किसने दिया था, तुम्हारे पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? जिस पर लॉन्ग का कहता है, तुम तो पहले से जानते हो, फिर पूछ क्यों रहे हो? तियानहेंग ग्रुप। शेनजो तुरंत पूछता है, तियानहेंग ग्रुप में कौन? मुझे नाम चाहिए। जिस पर लॉन्ग का जवाब देता है, उसका नाम जो हैंग है। जो हैंग? यह नाम सुनकर शेनजो सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने पहले कभी यह नाम नहीं सुना था। फिर पूछता है, मैं उसे जानता तक नहीं, फिर वह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? जिस पर लॉन्ग का सिर हिलाते हुए कहता है, ये मुझे नहीं पता, उसने सिर्फ एक काम दिया था, तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करना। वेन्यू का किडनैप भी उसी का आइडिया था। उसने कहा था कि वह तुम्हारी सबसे बड़ी वीकनेस है। यह सुनकर शेनजो फिर पूछता है, क्या उसने यह भी बताया कि वह सिर्फ मुझे ही टारगेट क्यों कर रहा है? जिस पर लॉन का कहता है, उसने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हारे परिवार पर जाओ फैमिली का एक खून का कर्ज है। खून का कर्ज? यह सुनकर शेनजो पूरी तरह हैरान रह जाता है। मेरा जाओ फैमिली से क्या लेना देना हो सकता है? लेकिन लॉन का कहता है, मुझे बस इतना ही पता है, बाकी बातें तुम खुद जाकर उससे पूछ लेना। इसके बाद शेनजो वहां से बाहर निकल जाता है। दरवाजे से बाहर आते ही वह लंबी सांस छोड़ता है क्योंकि असलियत यह थी कि उसके पास कोई वीडियो था ही नहीं। उस स्टोरेज डिवाइस में कुछ भी मौजूद नहीं था। वह सिर्फ ब्लफ खेल रहा था और किस्मत से वह ब्लफ सफल हो गया। लेकिन इसके साथ ही
उसके सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि असली दुश्मन लॉन का नहीं बल्कि जो हैंग और जो फैमिली है। इसी दौरान शाओ ली उसके पास आता है और कहता है, ब्रोदर शेनजो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहन को बचा लिया। जिस पर शेनजो मुस्कुराकर कहता है, बेवकूफ, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी बहन है। फिर बाईलान गुस्से में कहती है, शेनजो, तुम अकेले लॉन्का के पास चले गए थे, क्या तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं है? जिस पर शेनजो कहता है, मुझे पता था मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन बाईलान तुरंत जवाब देती है, अगर तांग रो समय पर हमें खबर नहीं देती तो क्या तुम्हें लगता है कि आज तुम यहाँ खड़े होकर हमसे बात कर रहे होते? यह सुनकर शेनजो हैरान होकर पूछता है, तांग रो ने सबको बता दिया था? जिस पर बाईलान कहती है, और क्या, उसे पता था कि वह तुम्हें रोक नहीं पाएगी, इसलिए उसने हमें लोगों के साथ वहां भेज दिया था। अगर अंदर कुछ भी गलत होता तो हम तुरंत रेस्क्यू के लिए घुस जाते। यह सुनकर शेनजो कहता है, थैंक यू तो सिस्टर बाइलान। जिस पर बाइलान मुस्कुराकर कहती है, मुझे थैंक यू मत कहो, अगर सच में शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो एक बात का वादा करो। क्या? आगे से ऐसी सिचुएशन में सब कुछ अकेले मत उठाना, हम फैमिली हैं। यह सुनकर शेनजो चुप हो जाता है। उसी रात उसकी वाइफ उसके पास आती है और अचानक उसे गले लगा लेती है। जिस पर वह पूछता है, क्या हुआ? उसकी वाइफ कांपती हुई आवाज में कहती है, मुझे बहुत डर लगा था। किस बात का? इस बात का कि तुम्हें कुछ हो जाता, इस बात का कि तुम फिर आज की तरह अकेले खतरे में चले जाते। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? यह सुनकर शेनजो धीरे से कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। जिस पर वह तुरंत जवाब देती है, किस भरोसे प्रॉमिस कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है आज तुमने कितना बड़ा रिस्क लिया था? फिर वह शेनजो की आंखों में देखते हुए कहती है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे बचाने जाते हो या क्या करते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, क्या अब तुम सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं हो, तुम इस पूरे घर का सहारा हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं और हमारा बच्चा क्या करेंगे? यह सुनते ही शेनजो के कदम वहीं रुक जाते हैं। बच्चा? वह अविश्वास से पूछता है, तुमने अभी क्या कहा? जिस पर उसकी वाइफ शर्माते हुए कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनते ही शेनजो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वह दोबारा पूछता है, सच में? उसकी वाइफ मुस्कुराते हुए कहती है, मैं हनीमून पर जाकर तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी, लेकिन तुम जल्दी वापस आ गए, तो मैं पिता बनने वाला हूँ। जिस पर वह सिर हिलाकर कहती है, हाँ हाँ। अगले ही पल शेनजो उसे खुशी से गोद में उठा लेता है, लेकिन वह तुरंत घबराकर कहती है, मुझे नीचे उतारो, ध्यान से, कहीं हमारे बच्चे को चोट न लग जाए। यह सुनकर शेनजो जल्दी से उसे नीचे उतार देता है और कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर वह मुस्कुराकर कहती है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन किस्मत देखो, इतने सारे हादसे हो गए। शेनजो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज है। फिर वह धीरे से कहता है, वाइफ, आई लव यू। जिस पर वह जवाब देती है, आई लव यू टू, इसलिए तुम हमेशा सुरक्षित रहना, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसके कुछ दिनों बाद शेनजो आखिरकार झो हांग से मिलने पहुंचता है। जिस पर झो हांग कहता है, सच कहूं तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद मेरे पास आओगे, मैं तो सोच रहा था कि तुम पुलिस के पास जाओगे। इसके जवाब में शेनजो कहता है, पुलिस के पास जाकर क्या मिलता? फिर वह सीधे पूछता है, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, क्यों तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? यह सुनकर झो हैंग एक फोटो निकालता है और शेनजो के सामने रख देता है। फिर वह पूछता है, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? जिस पर शेनजो सिर हिलाकर कहता है, नहीं। जो हैंग धीरे से कहता है, इसका नाम जो शू था, यह मेरी बड़ी बहन थी, 1 साल पहले उसने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया। यह सुनकर शेनजो पूछता है, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? जिस पर जो हैंग जवाब देता है, तुमसे नहीं, तुम्हारे पिता से। मेरे पिता? फिर जो हैंग कहता है, 1 साल पहले तुम्हारे पिता शेन जियांगो जो ग्रुप के फाइनेंस डायरेक्टर थे, उन्होंने कंपनी का सारा पैसा लेकर फरार हो गए, कंपनी दिवालिया हो गई, मेरे पिता सदमे में आकर स्ट्रोक का शिकार हो गए और मेरी बहन यह सब सहन नहीं कर पाई, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। यह सुनते ही शेनजो का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत कहता है, यह असंभव है, मेरे पिता ऐसे इंसान नहीं है। लेकिन जो हैंग एक के बाद एक डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रख देता है। यह उस समय की पुलिस रिपोर्ट है, यह कोर्ट का जजमेंट है और यह हमारी फैमिली की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, खुद देख लो। शेनजो कांपते हाथों से सारे डॉक्यूमेंट्स देखने लगता है और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि जो हैंग की नफरत कहां से आई है। जिस पर जो हैंग कहता है, अब समझे, मैं तुम्हारे पीछे पैसे के लिए नहीं पड़ा था, न ही किसी प्रोजेक्ट के लिए, मैं सिर्फ खून का बदला लेना चाहता था। फिर वह आगे कहता है, तुम्हारे पिता ने जो फैमिली को तबाह किया, इसलिए मैं चाहता था कि तुम उसकी कीमत चुकाओ। यह सुनकर शेनजो कुछ देर चुप रहता है। फिर वह कहता है, अगर मेरे पिता ने सच में यह सब किया है तो मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। जिस पर जो हैंग गुस्से से हंस पड़ता है, माफी? क्या माफी से मेरी बहन वापस आ जाएगी? इसके जवाब में शेनजो कहता है, नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी भरपाई करूंगा। जिस पर जो हैंग कहता है, भरपाई तुम करोगे कैसे? तभी शेनजो शांत आवाज में कहता है, मेरी पूरी प्रॉपर्टी, चुयुआन टेक्नोलॉजी, साउथ सिटी प्रोजेक्ट, शिंघाई प्रोजेक्ट, मेरे नाम की सारी रियल एस्टेट, शेयर्स और इन्वेस्टमेंट फंड्स, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। यह सुनते ही झाओ हैंग स्तब्ध रह जाता है। क्या कहा तुमने? शेनजो दोबारा कहता है, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, इसे मेरे पिता का कर्ज समझ लो, लेकिन इसके बाद यह मामला खत्म हो जाएगा। फिर वह जो हैंग की आंखों में देखते हुए कहता है, उसके बाद तुम मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरी वाइफ और उसके पेट में पल रहे मेरे बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। यह सुनकर जाओ हैंग पूरी तरह सन्न रह जाता है। फिर वह कहता है, तुम पागल हो गए हो, ये सब
तुमने अपनी मेहनत से बनाया है। जिस पर शेन जो मुस्कुराकर कहता है, तो क्या हुआ? पैसा फिर से कमाया जा सकता है, कंपनी फिर से बनाई जा सकती है, लेकिन मेरा फैमिली और मेरे अपने लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। यह सुनकर जो हैंग की आंखें भरने लगती हैं। फिर वह धीरे से कहता है, तुम जानते हो, इतने सालों से मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता आया हूँ। मैंने हजारों बार सोचा था कि अगर तुम सामने आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह कुछ पल रुकता है, फिर आगे कहता है, लेकिन आज तुमसे मिलने के बाद, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे अपनी बहन याद आ गई। जिस पर शेन जो कहता है, नफरत छोड़ दो जोहांग, मेरे लिए नहीं, अपने लिए। फिर वह आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी बहन ऊपर से तुम्हें देख रही होगी और वह कभी नहीं चाहेगी कि तुम नफरत में डूबकर ऐसे इंसान बन जाओ। इसके बाद शेन जो घर लौट आता है। दरवाजा खुलते ही उसकी वाइफ मुस्कुराकर कहती है, तुम आ गए, बारिश में भीगे तो नहीं? फिर वह जल्दी से कहती है, जाकर कपड़े बदल लो, आज मैंने पहली बार यह डिश बनाई है, जल्दी टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। जिस पर शेन जो एक बाइट लेता है और कहता है, बहुत स्वादिष्ट है। यह सुनकर उसकी वाइफ खुश हो जाती है और कहती है, सच में? तो फिर थोड़ा और खाओ, किचन में अभी और भी है। फिर वह अचानक पूछती है, वैसे क्या आज तुम किसी से मिलने गए थे? जिस पर शेन जो हैरानी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? उसकी वाइफ मुस्कुराकर कहती है, जब तुम घर आए तुम्हारी आंखें अलग लग रही थीं, तुम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तुम्हारी आंखों में एक भारीपन था। फिर वह उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुमने सही किया, तुम्हारे पिता की गलती का बोझ तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं उठाना चाहिए। जिस पर शेन जो चुपचाप उसे देखता रहता है और उसकी वाइफ मुस्कुराकर कहती है, मेरी नजर में आज तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। जिस पर शेन जो मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू वाइफ। यह सुनकर उसकी वाइफ कहती है, थैंक यू किस बात का? फिर वह थोड़ा गंभीर होकर कहती है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। जिस पर शेन जो पूछता है, कैसा प्रॉमिस? इसके जवाब में वह कहती है, आगे से जब भी ऐसी कोई बड़ी डिसीजन लेनी हो तो पहले मुझसे डिस्कस कर लिया करो, मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ। यह सुनकर शेन जो मुस्कुराता है और सिर हिलाकर हामी भर देता है। अगली सुबह जो हैंग का फोन आता है, जिस पर वह पूछता है, शेन जो, कल जो बात हुई थी क्या वह अब भी वैलिड है? इसके जवाब में शेन जो कहता है, बिल्कुल। फिर जो हैंग कहता है, तो आज कंपनी आ जाओ, ट्रांसफर प्रोसेस पूरी कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद शेन जो घर से निकलने लगता है। जिस पर उसकी वाइफ पूछती है, तुम फिर बाहर जा रहे हो? शेन जो कहता है, हाँ हाँ, जो हांग के पास जा रहा हूँ, कंपनी ट्रांसफर की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जिस पर वह पूछती है, शाम को डिनर के लिए वापस आओगे ना? शेन जो मुस्कुराकर कहता है, शायद आ जाऊंगा। यह सुनकर उसकी वाइफ कहती है, ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। कुछ देर बाद शेन जो झाओ हैंग की कंपनी पहुंच जाता है। जिस पर झाओ हैंग कहता है, आ गए, बैठो। फिर वह एक फाइल आगे बढ़ाते हुए कहता है, यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है, पहले इसे देख लो। शेन जो फाइल खोलकर देखता है और कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तभी जो हैंग उसे रोक देता है। जिस पर वह कहता है, रुको, क्या तुमने सच में अच्छे से सोच लिया है? यह सब कुछ तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। इसके जवाब में शेन जो बिना झिझक कहता है, मैंने सोच लिया है, जो बात मैं एक बार कह देता हूँ उससे पीछे नहीं हटता। यह सुनकर जो हैंग कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर अचानक एक और फाइल उसकी तरफ बढ़ाता है। जिस पर शेन जो हैरानी से पूछता है, यह क्या है? इसके जवाब में जो हैंग कहता है, साउथ सिटी प्रोजेक्ट के मटेरियल सप्लायर्स का नया कॉन्ट्रैक्ट, प्राइसेस फिर से नॉर्मल कर दी गई हैं। फिर वह आगे कहता है, और लॉन का से भी मेरी बात हो चुकी है, अब वह तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर शेन जो हैरान रह जाता है। जिस पर जो हैंग कहता है, गलत मत समझना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस पूरे मामले को हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ। फिर वह गहरी सांस लेते हुए कहता है, कल रात मैंने पूरी रात सोचा, तुम सही थे, इतने सालों से मैं सिर्फ नफरत में जी रहा था, अब मैं थक चुका हूँ। यह सुनकर शेन जो कुछ नहीं कहता। फिर जो हैंग आगे कहता है, साउथ सिटी प्रोजेक्ट मैं अपने लोगों से हैंडल करवा दूंगा, और तुम्हारे पिता वाली बात, वह कुछ पल रुकता है, मैं अब उसे लेकर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करूंगा। यह सुनकर शेन जो कहता है, जो हांग, मेरे पिता की गलती, लेकिन जो हांग उसे बीच में ही रोक देता है, बस मैंने कहा ना, मैं अब यह मामला नहीं उठाऊंगा। फिर वह मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो अपनी कंपनी अच्छे से चलाओ, अपने एम्प्लॉयज को बेरोजगार मत होने देना। यह सुनकर शेन जो कहता है, थैंक यू। जिस पर जो हैंग जवाब देता है, मुझे थैंक यू मत कहो, अब जाओ, इससे पहले कि मैं अपना माइंड चेंज कर दूं। इसके बाद शेन जो वहां से निकल जाता है, लेकिन जाते जाते वह एक सवाल पूछता है, जो हांग, तुम्हारी बहन जो शुए की ग्रेव कहाँ है? जिस पर जो हांग जवाब देता है, सिटी के पश्चिम में चिंगशान सेमेट्री, सेक्शन 23। इसके बाद शेन जो सीधे सेमेट्री पहुंच जाता है। वह जोशु की ग्रेव के सामने खड़ा होता है और धीरे से कहता है, जोशु, मुझे माफ कर देना, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मैं अपने पिता की तरफ से माफी मांगता हूँ। मुझे पता है कि सॉरी कहने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर तुमसे माफी मांगता हूँ। इसके बाद वह वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद तंगरुओ का फोन आता है, जिस पर वह पूछती है, शिंजो, तुम कहाँ हो? इसके जवाब में शिंजो कहता है, चिंगशान सेमेट्री में हूँ, अभी जो जू की ग्रेव से निकल रहा हूँ। तांगरो पूछती है, तो जो हैंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? हाँ, उसने सब छोड़ दिया, कंपनी भी नहीं ली। यह सुनकर तांगरो हैरान रह जाती है, क्या जो हैंग ने छोड़ दिया? यह तो बिल्कुल उसकी नेचर जैसा नहीं है। जिस पर शेन जो कहता है, लोग बदल जाते हैं शायद। फिर तांगरो कहती है, वैसे वेन्यू आज दिखाई दी थी,
क्या तुम उससे मिलने जाना चाहते हो? इसके जवाब में शेनजो सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, उसे अभी शांति की जरूरत है। अगर मैं गया तो शायद उसे फिर वही दर्दनाक बातें याद आ जाएंगी। यह सुनकर तांगरो कहती है, ठीक है। फिर वह अचानक कहती है, और हाँ, एक और बात। क्या? मैंने पता लगा लिया कि तुम्हारी कंपनी में इंफॉर्मेशन लीक कौन कर रहा था। यह सुनकर शेनजो का चेहरा गंभीर हो जाता है। कौन? तांगरो जवाब देती है, तुम्हारा असिस्टेंट श्याओली। यह सुनकर शेनजो कुछ सेकंड चुप रह जाता है। फिर वह सिर्फ इतना कहता है, समझ गया। इसके बाद वह कंपनी पहुंचता है और श्याओली को अपने ऑफिस में बुलाता है, जिस पर श्याओली कहता है, बॉस शेन, आपने मुझे बुलाया? शेनजो शांत आवाज में पूछता है, श्याओली, तुम मेरे साथ कितने साल से हो? 2.5 साल। जिस पर शेनजो कहता है, 2.5 साल? समय कितनी जल्दी निकल जाता है। इसके जवाब में श्याओली मुस्कुराकर कहता है, हाँ बॉस, जब मैंने ज्वाइन किया था तब कंपनी में सिर्फ 5 लोग थे और अब लगभग 50 लोग हैं। यह सुनकर शेनजो पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा है कि आगे चलकर खुद का बिजनेस शुरू करो? जिस पर शाओली हंसकर कहता है, बॉस शन, आप मजाक कर रहे हैं। मैं आपके साथ काम करके बहुत खुश हूँ, कहीं जाने का इरादा नहीं है। यह सुनकर शेनजो बस मुस्कुरा देता है, ठीक है, जाओ अपना काम करो। इसके बाद शेनजो वेन्यू से मिलने जाता है, जिस पर वेन्यू उसे देखते ही कहती है, तुम आ गए। फिर वह मुस्कुराकर कहती है, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। इसके जवाब में शेनजो कहता है, थैंक यू की जरूरत नहीं, ये तो मुझे करना ही था। यह सुनकर वेन्यू हल्का सा मुस्कुराती है, फिर कहती है, शेनजो, हमारे बीच कभी भी करना ही था जैसी कोई बात नहीं रही। इसके बाद वह गंभीर हो जाती है, आज मैंने तुम्हें यहाँ एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। जिस पर शेनजो ध्यान से उसकी तरफ देखने लगता है। वेन्यू कहती है, असल में जो हैंग वाली बात मुझे बहुत पहले से पता थी। तुम्हारे पिता और जो फैमिली की पूरी हिस्ट्री मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेट कर ली थी। मैं तियान हैंग ग्रुप में जॉब करने भी जो हैंग के लिए ही गई थी। यह सुनकर शेनजो हैरान रह जाता है। फिर वेन्यू कहती है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि जो हैंग इतना मुश्किल अपोनेंट निकलेगा। मैं इतने समय तक तियान हैंग ग्रुप में रही, लेकिन उसके खिलाफ कुछ खास हासिल नहीं कर पाई। आखिर में उसे मेरे बारे में सब पता चल गया। उसने मुझे थ्रेट दी कि अगर मैं कंपनी नहीं छोड़ती तो वह मेरे खिलाफ एक्शन लेगा। जिस पर शेनजो पूछता है, तो इसी वजह से तुम अचानक चली गई थी? सिर्फ इसी वजह से नहीं? वेन्यू की आवाज और गंभीर हो जाती है। मैंने एक और बहुत डरावनी चीज पता लगाई थी। फिर वह एक फोटो निकालती है। इस आदमी का नाम वांग डेशिंग है। ये झाओ हैंग का असली अंकल नहीं है, लेकिन तियान हैंग ग्रुप के पीछे असली कंट्रोल इसी के हाथ में है। झाओ हैंग तो सिर्फ सामने दिखने वाला मोहरा है। तुम्हें बर्बाद करने की असली कोशिश वांग डेशिंग कर रहा है। यह सुनकर शेनजो पूछता है, लेकिन क्यों? जिस पर वेन्यू कहती है, क्योंकि जो पैसा तुम्हारे पिता लेकर गायब हुए थे वह सिर्फ जाओ फैमिली का नहीं था, उसमें लगभग 40% हिस्सा वांग डेशिंग का भी था। फिर वह एक पुरानी डायरी शेनजो को देती है। यह मुझे तुम्हारे गांव वाले पुराने घर से मिली है। यह तुम्हारे पिता की डायरी है। शेनजो कांपते हाथों से डायरी खोलता है, जिसमें लिखा होता है, मई 1998। कंपनी के अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। वांग डेशिंग मुझ पर फेक अकाउंटिंग करने का दबाव डाल रहा है। मैंने मना कर दिया। उसने धमकी दी है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरे पूरे फैमिली को खत्म कर देगा। यह पढ़ते ही शेनजो स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आता है कि उसके पिता पैसा लेकर अपनी मर्जी से नहीं भागे थे, उन्हें मजबूर किया गया था। यह देखकर वेन्यू पूछती है, शेनजो, तुम ठीक हो? लेकिन शेनजो चुप रहता है। फिर वेन्यू कहती है, मैंने तुम्हारे गांव वाला घर भी चेक किया। तुम्हारे पिता जिन जिन जगहों पर जाया करते थे वहां भी खोजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। बहुत सोचने के बाद मुझे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी समझ आई। बचपन में क्या तुम्हारे पिता तुम्हें किसी खास जगह ले जाते थे? यह सुनते ही शेनजो की आंखें फैल जाती हैं। मुझे पता है वह कहाँ होंगे। इसके बाद वह तुरंत वहां पहुंच जाता है जहां उसे अपने पिता का छोड़ा हुआ एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा होता है, शेनजो मेरे बेटे, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे माफ कर देना। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, तुम्हें बड़ा होते हुए नहीं देख पाया। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस है। वह पैसा मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। पूरा पैसा इस अकाउंट में जमा है। पासवर्ड तुम्हारी बर्थ डेट है। जब तुम सक्षम हो जाओ तो यह पैसा उन एम्प्लॉयज को लौटा देना जिनका हक था। मैंने तुम्हारे साथ भी गलत किया और जाओ फैमिली के साथ भी। मुझे माफ कर देना। लेटर पढ़ते पढ़ते शेनजो की आंखें भर आती हैं, लेकिन तभी तांगरो का घबराया हुआ फोन आता है। शेनजो, प्रॉब्लम हो गई है? जिस पर वह पूछता है, क्या हुआ? तांगरो जल्दी से कहती है, वांग देशंग के लोगों को पता चल गया है कि तुम्हें डायरी मिल गई है। वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम अभी कहाँ होने हो? लेकिन तभी शेनजो के सामने कुछ लोग आ जाते हैं और उनमें से एक कहता है, तू ही शेनजो है ना? बॉस वांग ने हमें एक चीज लेने भेजा है। अगर समझदार है तो वह आयरन बॉक्स हमें दे दे। जिस पर शेनजो कहता है, सपने देखते रहो। यह सुनकर वे लोग उस पर अटैक कर देते हैं। कुछ देर तक फाइट चलती है, लेकिन दुश्मनों की संख्या ज्यादा होती है। जिस पर उनमें से एक आदमी कहता है, काफी अच्छा लड़ लेता है, देखते हैं कब तक टिकता है। इसके जवाब में शेनजो कहता है, अगर चीज चाहिए तो आकर खुद ले लो। फिर वह वहां से भागने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक रुक जाता है। जिस पर पीछा करने वाले लोग हंसते हुए कहते हैं, क्या हुआ? भागना बंद क्यों कर दिया? इसके जवाब में शेनजो मुस्कुराता है और कहता है, भागना खत्म हो गया। लेकिन क्या तुम लोग सच में यहाँ कुछ करने वाले हो? जिस पर वे लोग कहते हैं, औचित्य समझीन, क्या हमें धमका रहा है?
शेनजो आसपास इशारा करते हुए कहता है, ये वाटर प्रोटेक्शन एरिया है, हर जगह सर्विलांस कैमरों लगे हुए हैं, तुम लोगों ने मेरा पीछा किया, यह सब रिकॉर्ड हो चुका है, और वैसे भी मैंने कुछ देर पहले पुलिस को कॉल कर दिया था, वे रास्ते में होंगे। यह सुनते ही उन लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। फिर उनका लीडर कहता है, चलो यहाँ से, और सभी वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जो हैंग वहां पहुंचता है, जिस पर वह पूछता है, शेनजो तुम ठीक हो? इसके जवाब में शेनजो कहता है, हाँ हाँ। फिर वह पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? जिस पर जो हैंग कहता है, तंगरुओ ने मुझे कॉल किया था, उसने बताया कि तुम खतरे में हो। जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने 3 लोगों को पहाड़ से नीचे भागते हुए देखा। फिर वह कहता है, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। रास्ते में शेनजो पूछता है, तो वांग डेशेंग तुम्हारा असली अंकल नहीं है? जिस पर जाओ हैंग कहता है, डिसिमा सानवे, नहीं, वह मेरी माँ का कजन है। उस समय उसने जाओ फैमिली से जुड़ने की बहुत कोशिश की थी। मेरी माँ को उस पर तरस आ गया, इसलिए उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन जो ग्रुप में एंट्री मिलते ही उसने कंपनी का पैसा धीरे धीरे हड़पना शुरू कर दिया। यह जो बाहर सबको बताया गया था कि उसके पापा पैसे लेकर भाग गए थे, असल में मामला कुछ और ही था। क्योंकि सबसे पहले वांग द शेंग ने ही चाल चली थी और उसके पापा को अपनी जगह जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया था। जिस पर शेन जो हैरानी से पूछता है, मेरे पापा को मजबूर किया गया था? जिसके जवाब में जो हैंग कहता है, तुम्हारे पापा सिर्फ एक फाइनेंस डायरेक्टर थे, उनके पास इतनी बड़ी रकम ट्रांसफर करने का कोई अधिकार नहीं था। उस पैसे को कंट्रोल करने वाला असली इंसान वांग द शेंग ही था। यह सुनकर शेन जो पूछता है, तुम्हें यह सब कब से पता है? जिस पर जो हैंग बताता है, 2 साल पहले मैंने जो ग्रुप के पुराने अकाउंट्स की जांच की थी, तभी मुझे वांग द शेंग की गड़बड़ियां दिखाई दी थीं। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए मुझे अनजान बनने का नाटक करना पड़ा और उसकी चेस पीस बनकर काम करना पड़ा। इसके बाद वह आगे कहता है, फिर जब तुम सामने आए तो उसने तुम्हें टारगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे पास मौजूद पैसे की वजह से नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा उसे उस डायरी से डर लगता था जो तुम्हारे पास है। जिस पर जो हैंग बताता है कि शेन जो के पापा ने उस डायरी में पिछले कई सालों के दौरान वांग द शेंग के सारे काले कारनामे लिखे हुए थे, यहाँ तक कि उसमें 2 मर्डर केसेस का भी जिक्र था। फिर वह कहता है, संक्षेप में कहूं तो डायरी और बैंक पासबुक दोनों को बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि वांग द शेंग को गिराने के लिए यही हमारे पास एकमात्र सबूत है। यह सुनकर शेन जो पूछता है, तो अब तुम क्या करने वाले हो? जिसके जवाब में झाओ हैंग कहता है, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन उसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। इसके बाद शेन जो एक और जगह पहुंचता है जहां एक लड़की उससे मिलती है, जिस पर वह कहती है, तुम आ गए? जो हैंग ने मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में बता दिया है, क्या तुम पागल हो गए हो? जिसके जवाब में शेन जो मुस्कुराते हुए कहता है, शायद। यह सुनकर वह लड़की कहती है, क्या तुम्हें पता भी है कि वांग द शेंग कैसा इंसान है? उसके पास गन वाले लोग हैं, ब्लैक और व्हाइट दोनों वर्ल्ड्स में उसकी ताकत फैली हुई है। अगर तुम उसके साथ ये गेम खेलोगे तो ये सीधा मौत को बुलाने जैसा होगा। जिस पर शेन जो कहता है, इसीलिए तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम पता लगाओ कि इन सालों में वांग द शेंग ने आखिर कितना एसेट छिपाया है और उसकी कैपिटल चेन में दिक्कत कहां पर आई है। यह सुनकर लड़की पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि उसकी कैपिटल चेन में कोई प्रॉब्लम है? जिसके जवाब में शिनजो कहता है, बस अंदाजा है। अगर उसकी कैपिटल चेन ठीक होती तो वह उस पैसे को पाने के लिए इतना बेचैन नहीं होता। तियानहेंग ग्रुप ने हाल ही में बहुत तेजी से एक्सपेंशन किया है, इसीलिए कहीं न कहीं उसे पैसों की भारी कमी जरूर पड़ रही है। यह सुनकर लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, शेनजो तुम इतने स्मार्ट आखिर कब से बन गए? जिस पर शेनजो कहता है, बाकी बातें बाद में, अभी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन शुरू करो। इसके बाद शेनजो की मुलाकात वांग द शेंग से होती है, जिस पर वांग द शेंग कहता है, तो तुम ही शेनजो हो, तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है। फिर वह बैठते हुए कहता है, तुम्हारे पापा सबसे बेहतरीन फाइनेंस डायरेक्टर थे जिन्हें मैंने कभी देखा था। अफसोस कि उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। यह सुनकर शेनजो पूछता है, गलत रास्ता? आपको क्या लगता है कि मेरे पापा ने कहाँ गलती की? जिसके जवाब में वांग द शेंग कहता है, उन्होंने वह पैसा लिया जो उन्हें नहीं लेना चाहिए था। वह पैसा झाओ ग्रुप का था। उसे लेकर जाने की वजह से बहुत से लोग बर्बाद हो गए, जिनमें तुम भी शामिल हो। जिस पर शेनजो कहता है, लगता है मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा चीजें सामने आ चुकी हैं। फिर वह अपनी डायरी निकालकर कहता है, ये मेरे पापा की डायरी है, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि आपने उन्हें फेक अकाउंट्स बनाने पर कैसे मजबूर किया, कंपनी एसेट्स को कैसे बाहर निकाला और झो जू को कैसे मरने पर मजबूर किया। यह सुनकर वांग द शेंग का चेहरा बदल जाता है। फिर वह गुस्से में कहता है, शेनजो क्या तुम्हें पता है कि तुम किससे बात कर रहे हो? जिसके जवाब में शेनजो बिना डरे कहता है, बिल्कुल, एक किलर से। जिस पर वांग द शेंग हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि एक फटी हुई डायरी से तुम मुझे धमका सकते हो? यकीन करो, मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। जिसके जवाब में शिनजो कहता है, मुझे यकीन है, लेकिन यहाँ आने से पहले मैं इसकी कॉपीज 3 लोगों को दे चुका हूँ। अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो अगले 24 घंटों में यह डायरी पुलिस स्टेशन, प्रोसिक्यूटर ऑफिस और मीडिया हाउसेस तक पहुंच जाएगी। यह सुनते ही वांग द शेंग अपने आदमियों को बाहर भेज देता है। जिसके बाद वह पूछता है, तो तुम आखिर चाहते क्या हो? जिस पर शिनजो कहता है, बहुत आसान है। पहली शर्त, झाओ ग्रुप से जो पैसा तुमने सालों पहले
पहले निकाला था वह पूरा वापस करना होगा। दूसरी शर्त, अपने सारे क्राइम्स की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। यह सुनकर वांग दशेंग जोर से हंसने लगता है और कहता है, तुम चाहते हो कि मैं जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दूं? शेनजो, तुम बहुत भोले हो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक डायरी से तुम मुझे गिरा सकते हो? जिस पर शेनजो एक रिकॉर्डिंग निकालते हुए कहता है, सिर्फ डायरी काफी नहीं है, लेकिन अगर इसके साथ यह भी जुड़ जाए तो क्या होगा? यह देखकर वांग दशेंग का चेहरा उतर जाता है। फिर शेनजो कहता है, इस रिकॉर्डिंग की भी कई कॉपीज बन चुकी हैं। अगर आप सहयोग करेंगे तो सब कुछ आसानी से सुलझ सकता है। जिस पर वांग दशेंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, शेनजो, तुम अपने पापा से भी ज्यादा निर्दयी निकले। इसके बाद एनुअल शेयर होल्डर्स मीटिंग शुरू होती है, जहां जो हैंग स्टेज पर आकर कहता है, सभी शेयर होल्डर्स का धन्यवाद जो आज यहाँ आए, लेकिन ऑफिशियल एजेंडा शुरू करने से पहले मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। फिर वह सबके सामने खुलासा करता है कि तियानहेंग ग्रुप का असली कंट्रोलर वांग दशेंग पोजीशन अब्यूज, एसेट एम्बेजलमेंट, ब्राइबेरी और जानबूझकर इंजरी पहुंचाकर लोगों की मौत का कारण बनने जैसे कई क्राइम्स में शामिल है। यह सुनते ही वांग दशेंग गुस्से से चिल्लाता है, जो हैंग, क्या तुम पागल हो गए हो? जिसके जवाब में जाओ हैंग कहता है, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ। मेरे हाथ में वह सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो साबित करते हैं कि पिछले कई सालों से वांग देशेंग कंपनी एसेट्स को छिपाता रहा है। साथ ही जाओ सुए को धमकाने के सबूत भी मौजूद हैं, जिनकी वजह से उसने सुसाइड किया था। तभी अचानक इकोनॉमिक क्राइम पुलिस टीम वहां पहुंच जाती है, जिस पर ऑफिसर्स कहते हैं, वांग दशेंग, आपको कई इकोनॉमिक क्राइम्स में शामिल होने के शक में गिरफ्तार किया जाता है। कृपया हमारे साथ चलिए। इसके बाद वांग दशेंग को अरेस्ट कर लिया जाता है और तियानहेंग ग्रुप का मामला बहुत जल्दी न्यूज हेडलाइंस बन जाता है। फिर जाओ हैंग सख्त कदम उठाते हुए कंपनी के उन सभी लोगों को बाहर कर देता है जो वांग दशेंग से जुड़े हुए थे। इस तरह पूरी कंपनी की सफाई कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ शेनजो के पापा द्वारा छोड़ा गया पैसा उन एम्प्लॉयज को कंपेंसेशन देने में इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें सालों पहले जाओ ग्रुप के कोलैप्स की वजह से नुकसान हुआ था। कुछ समय बाद शेनजो जेल में वांग दशेंग से मिलने आता है, जिस पर वांग दशेंग पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो, मेरा मजाक उड़ाने? जिसके जवाब में शेनजो कहता है, नहीं, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी ऐसा पल आया था जब आपने मेरे पापा को छोड़ देने के बारे में सोचा हो? यह सुनकर वांग दशेंग चुप हो जाता है। फिर धीरे से कहता है, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, इतनी कि अब मैं खुद भी उन्हें गिन नहीं सकता। तुम्हारे पापा एक अच्छे इंसान थे, वह इस सब में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस पर शेनजो कहता है, यह माफी बहुत देर से आई है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, जहां शेनजो और वेन चिंग एक शांत जिंदगी जी रहे होते हैं। जिस पर वेन चिंग मुस्कुराते हुए पूछती है, शेनजो, क्या तुम्हें लगता है कि हम आगे चलकर यहीं रह सकते हैं? जिसके जवाब में शेनजो कहता है, बिल्कुल, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। फिर वेन चिंग पूछती है, तो तुम्हारी कंपनी का क्या होगा? जिस पर शेनजो उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, फिक्र मत करो पगली, मेरे लिए तुम्हारे साथ रहना किसी भी चीज से ज्यादा जरूरी है। इसके बाद दोनों अपने आने वाले बच्चे का इंतजार करने लगते हैं। फिर एक दिन शेनजो खुशी से कहता है, बेटा, मैं जल्द ही तुमसे मिलने वाला हूँ। जिस पर वेन चिंग पूछती है, शेनजो, क्या बच्चे को जन्म देना बहुत दर्दनाक होता है? जिसके जवाब में शेनजो कहता है, शायद काफी दर्द होता होगा। यह सुनकर वेन चिंग कहती है, तो क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे मुझे दर्द न हो? जिस पर शेनजो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ऐसा कोई तरीका होता तो मैं जरूर इस्तेमाल करता। इसके बाद दोनों हंसते हुए कमरे की तरफ चले गए। कुछ समय बाद एक लड़की उनसे मिलने आती है, जिस पर वह शेनजो से कहती है, धन्यवाद। यह सुनकर शेनजो पूछता है, किस बात के लिए? जिसके जवाब में वह कहती है, वेन चिंग को बचाने के लिए। अगर तुम नहीं होते तो वह आज इतनी खुश नहीं होती। जिस पर शेनजो मुस्कुराते हुए कहता है, वह मेरी पत्नी है, उसके लिए यह सब करना मेरा फर्ज है। इसके बाद वह लड़की बताती है कि उसे विदेश की एक यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी पढ़ने का इनविटेशन मिला है और अब वह नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। जिस पर शेनजो उसे शुभकामनाएं देता है। जाने से पहले वह लड़की कहती है, वेन चिंग का अच्छे से ख्याल रखना, अगर तुमने उसे दुख पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर शेनजो मुस्कुराते हुए जवाब देता है, मैं हमेशा उसका ख्याल रखूंगा। फिर कुछ समय बाद अचानक वेन चिंग को लेबर पेन शुरू हो जाता है, जिस पर वह घबराकर कहती है, शेनजो, लगता है बच्चा होने वाला है। यह सुनते ही शेनजो उसे संभालता है और कहता है, हिम्मत रखो, हम बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा और सह लो। जिस पर वेन चिंग दर्द में उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है, जबकि शेनजो लगातार उसे दिलासा देता रहता है, सब ठीक होगा, घबराओ मत, हम जल्द ही डिलीवरी रूम पहुंचने वाले हैं, सब ठीक होगा। जिस पर डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहता है, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बधाई हो, आपके घर एक बेटी ने जन्म लिया है। यह सुनते ही शेनजो के चेहरे पर खुशी छा जाती है। फिर वह जल्दी से पूछता है, वेन चिंग कैसी है? जिसके जवाब में डॉक्टर कहता है, माँ और बच्ची दोनों बिल्कुल ठीक हैं, वेन चिंग की हालत भी बहुत अच्छी है और वह जल्द ही बाहर आने वाली है। यह सुनकर शेनजो की आंखें भर आती हैं।
तभी वेनचिंग बाहर आती है और उसे देखकर पूछती है, शेनजो तुम रो क्यों रहे हो? जिस पर शेनजो तुरंत जवाब देता है, मैं नहीं रो रहा, बस आंख में धूल चली गई थी। यह सुनकर वेनचिंग हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है, हॉस्पिटल के अंदर धूल कहाँ से आ गई? जिसके जवाब में शेनजो थोड़ा झेंपते हुए कहता है, तो फिर शायद एसी की हवा आंख में लग गई होगी। यह सुनकर वेनचिंग हंसने लगती है। तभी शेनजो उसके पास जाकर धीरे से कहता है, वेनचिंग मैं आ गया। जिस पर वेनचिंग मुस्कुराते हुए उसे देखती है। फिर शेनजो उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुमने बहुत मेहनत की है। जिसके जवाब में वेनचिंग प्यार से कहती है, इतनी भी नहीं। इसके बाद दोनों की नजर अपने नन्हे बेबी पर पड़ती है। जिस पर वेनचिंग पूछती है, हम अपनी बेटी का क्या नाम रखेंगे? यह सुनकर शेनजो कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, इसका नाम शेन नियन रखते हैं। जिस पर वेनचिंग की आंखें चमक उठती हैं और वह कहती है, ठीक है, यह नाम बहुत अच्छा है। फिर शेनजो अपनी बेटी को प्यार से देखते हुए कहता है, शेन नियन इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद कुछ समय बीतता है जहां नन्ही शेन नियन अपनी माँ की गोद में होती है। जिस पर वेनचिंग उसे प्यार से झुलाते हुए कहती है, हमारी छोटी शेन नियन, मम्मी तुम्हें गोद में ले रही है, ठीक है ना, एक है ना? लेकिन तभी छोटी शेन नियन रोने लगती है, जिसे देखकर शेनजो मुस्कुराने लगता है। फिर वह कहता है, आओ मैं तुम दोनों की एक फोटो लेता हूँ। जिस पर वेनचिंग खुशी से कहती है, ठीक है, मैं शेन नियन के साथ फोटो खिंचवाती हूँ। इसके बाद शेनजो कैमरा उठाता है और कहता है, चलो एक अच्छा पोज बनाओ, मैं फोटो ले रहा हूँ। जिस पर वेनचिंग अपनी बेटी को सीने से लगाकर मुस्कुराती है। फिर शेनजो फोटो क्लिक कर देता है। फोटो देखने के बाद वेनचिंग उत्साहित होकर कहती है, वाह कितनी सुंदर फोटो आई है, हस्बैंड एक और फोटो खींचो ना। जिस पर शेनजो हंसते हुए फिर से कैमरा उठाता है और उनकी फोटोज लेने लगता है। इस पल शेनजो अपनी आंखों के सामने वेनचिंग और छोटी शेन नियान को देखता है, जिस पर उसके दिल में एक अलग ही सुकून भर जाता है। कई सालों की मुश्किलों, दर्द और संघर्ष के बाद आखिरकार उसे वह शांति मिल जाती है जिसकी वह हमेशा से तलाश कर रहा था। और फिर शेनजो मन ही मन सोचता है कि शायद यही वह जिंदगी है जिसकी उसने हमेशा इच्छा की थी। एक प्यारा परिवार, अपने चाहने वाले लोग और उनके साथ बिताए जाने वाले ये अनमोल पल, जिसे देखकर उसके चेहरे पर अपने आप एक संतुष्ट मुस्कान आ जाती है। और इसी के साथ उनकी नई और खुशहाल जिंदगी आगे बढ़ती रहती है।